नमस्कार। सानिध्य लंदन के आज के इस विशेष सत्र में मैं ललित मोहन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र दानी इस समय ब्रिटेन के रेडिंग शहर में हैं। पिछले 4 दशकों से उनकी कहानियां दुनिया भर के हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए एक खास जगह रखती हैं। आज का सानिध्य राजेंद्र दानी की रचनाशीलता पर केंद्रित है। राजेंद्र जी, लंदन के सानिध्य पटल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार और हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका पहल के संस्थापक संपादक ज्ञान रंजन के शब्दों में राजेंद्र दानी अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी वर्तमान में इस समय अपनी सर्वोत्तम कहानियां लिख रहे हैं। इस प्रकार वे महाकवि निराला की मार्मिक पंक्तियों अभी न होगा मेरा अंत को चरितार्थ कर रहे हैं। ज्ञान रंजन आगे लिखते हैं, लगता है वे अपनी रचना के युवा काल में आ गए हैं। राजेंद्र दानी मुख्यतः बौद्धिक, सांस्कृतिक सभ्यता के समाजों के कारीगर हैं। वे अग्रगामी यथार्थों के कहानीकार हैं। आज के इस विचारोत्तेजक सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं हिंदी की वरिष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार ममता कालिया जी। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद ममता जी और सानिध्य के बीच अपार स्नेह और आदर के रिश्ते के चलते वे कभी भी मुझसे ना नहीं कहती। ममता जी, आभार सहित आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और हमारे साथ आज हैं हिंदी की वरिष्ठ आलोचक स्मृति शुक्ल, जिन्होंने हाल ही में राजेंद्र दानी के कृतित्व पर एक समग्र विहंगम पुस्तक कहानी के रोशनदान का संपादन किया है। हमारे बीच कहानीकार और समीक्षक श्रद्धा श्रीवास्तव भी हैं, जो दानी जी के एक विशेष उपन्यास पर नजर डालेंगी। साथ में कवि, कथाकार और आकाशवाणी से 4 दशकों तक जुड़े राजीव कुमार शुक्ल जी भी हैं, जो राजेंद्र दानी पर अपने विशेष विचार प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में राजेंद्र दानी की पुत्री तिथि दानी भी है, जो रेडिंग में रहती हैं, जहां राजेंद्र जी तिथि की पुत्री अभिज्ञा के साथ इस परदेश में इस समय पारिवारिक सुख का आनंद ले रहे हैं। आज के इस सत्र में एक छोटी बातचीत मेरे और राजेंद्र जी के बीच भी होगी, जिसमें राजेंद्र जी अपनी एक कहानी का पाठ भी करेंगे और अंत में धन्यवाद ज्ञापन करेंगे सानिध्य लंदन के अध्यक्ष शिवकांत जी, जो शायद आ रहे होंगे, थोड़ा उनको विलंब हो रहा है। आज का ये सत्र अपने विमर्श से संभवतः ये पड़ताल कर पाएगा कि राजनांद गांव में जन्मे और जबलपुर में फले फूले राजेंद्र दानी आखिर किस तरह के कहानीकार हैं और हिंदी कथा साहित्य में वे कहाँ ठहरते हैं। हिंदी साहित्य के प्रख्यात समीक्षक परमानंद श्रीवास्तव ने कहा था, राजेंद्र दानी की कहानियां सीधी पटरी पर नहीं चलती, वे आदि मध्य अंत के नियमों से परे हैं। लेखक के सरोकार प्रकट भी हैं, अप्रकट भी। वे यथार्थ का विखंडन भी करती हैं। मैंने उनकी कहानी कछुए की तरह भी पढ़ी। उसका कथ्य, उसका अति यथार्थवाद आपको बेचैन करता है। आज राजेंद्र दानी के लिए कछुए की तरह उनका कॉलिंग कार्ड है, ठीक उसी तरह जैसे पथेर पंचाली सत्यजित राय के लिए या अंकुर श्याम बेनेगल के लिए। तो आइए सबसे पहले राजेंद्र दानी पर स्मृति शुक्ल को सुनते हैं। स्मृति जी हिंदी की वरिष्ठ आलोचक हैं, कई आलोचनात्मक पुस्तकें लिख चुकी हैं और कई साहित्यिक पुस्तकें संपादित कर चुकी हैं। पाखी, आजकल, परिकथा, लम्ही और पहल आदि पत्रिकाओं में उनके 200 से अधिक लेख, समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। स्मृति द्वारा संपादित नवीनतम पुस्तक कहानी के रोशनदान राजेंद्र दानी पर एक विहंगम दृष्टि डालती है, उनका समग्रता में मूल्यांकन करती है। इसमें ज्ञान रंजन, परमानंद श्रीवास्तव, शंभु गुप्त, रोहिणी अग्रवाल आदि विद्वानों के लेखों के अतिरिक्त दुर्लभ साक्षात्कार, कहानियां और उपन्यास अंश भी हैं। स्मृति शुक्ल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद ललित जी।
साहित्य, संगीत और कला को समर्पित सानिध्य लंदन द्वारा हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार राजेंद्र दानी पर केंद्रित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हम सबकी अत्यंत प्रिय हिंदी की वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया जी, आदरणीय राजेंद्र दानी जी जो इस कार्यक्रम के पूरे केंद्र में है, सानिध्य के अध्यक्ष शिवकांत शर्मा जी, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राजीव कुमार शुक्ल जी। राजीव कुमार शुक्ल प्रखर वक्ता हैं हिंदी के। सानिध्य लंदन के निदेशक और इस कार्यक्रम के संयोजक और सूत्रधार, इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय ललित मोहन जोशी जी, कुसुम पंत जोशी जी, प्रसिद्ध आलोचक सूरज पालीवाल जी, तिथि दानी जी, श्रद्धा श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित मेरे आग्रह पर उपस्थित हिंदी के वरिष्ठ कवि और गहन साहित्य अध्येता श्री सेनगुप्ता सर, पीके सेनगुप्ता सर, निशा तिवारी मैडम, श्रद्धा श्रीवास्तव, विजय राय जी लम्ही के संपादक हैं, और लंदन से बहुत सारे सुधीजन, साहित्य प्रेमी जन, कला प्रेमी और भारत से भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उन सभी को मेरा सादर अभिवादन। अभी ललित मोहन जोशी जी ने बहुत सुंदर परिचय दानी जी का दिया। जैसा कि हमें विदित है कि राजेंद्र दानी हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार हैं जो विगत 45 वर्षों से अनवरत कहानियां लिख रहे हैं। उनकी कहानियां अपने कथ्य और बुनावट में समकालीन कहानीकारों से अलहदा है। इसका कारण यह है कि वे सच्चे समाज सचेतक रचनाकार, वे संवेदनाओं के रसायन से समाज के निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और दिखा जाए तो जो पूंजीवाद का चेहरा है उसको वो, और मध्य वर्ग की जो दुश्वारियां हैं उनको रचते हैं। साथ ही समाज की त्रासद विडंबनाओं, सत्ता के उत्पीड़क चरित्रों और उन शक्तियों को सामने लाते हैं, उनकी क्रूरता को सामने लाते हैं जो मनुष्य का शोषण करती है। अपनी कहानियों में वो जिस यथार्थ को लाते हैं वो सतह पर दिखता हुआ यथार्थ नहीं है, बल्कि उस यथार्थ को भेद कर जो गहन परतों के बीच छुपा होता है, कई बार हमारी दृष्टि नहीं जाती, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से वो उस वास्तविक यथार्थ को पाठकों के सामने लाते हैं। राजेंद्र दानी सूक्ष्म संकेतों और प्रतीकों से अपनी कहानियों को बुनते हैं और अत्यंत धैर्य के साथ बुनते हैं। मानव जीवन की उन त्रासदियों को उद्घाटित करते हैं जिन पर बहुधा निरंकुश और ताकतवर शक्तियों द्वारा पर्दा डाला जाता है। कहानीकार की दृष्टि, सजग दृष्टि उन कारणों की भी पड़ताल करती है जो मनुष्य और मनुष्य में भेद उत्पन्न करती है। जो वर्ग भेद जहाँ उपस्थित होता है वहां भी उनकी दृष्टि जाती है। राजेंद्र दानी देश, काल और समाज की वास्तविक स्थितियों को बड़ी सहजता से अपनी रचनात्मकता में विन्यस्त करते हैं। उनकी कहानियों में गहरा इतिहास बोध है और यह इतिहास बोध अपनी सामाजिक आर्थिक शक्तियों के परिवर्तनकामी रूपों में अभिव्यक्त हुआ। कहानियों में हम देखेंगे तो पूरी भावुकता के स्थान पर गहरी मानवीय संवेदना के साथ परिवेश पर गहरी पकड़ और पात्रों के अंतर्मन की था, मतलब अवचेतन की परतों को भी वो भेदने में सफल होने वाले कहानीकार। राजेंद्र दानी की पहली कहानी पराजित शीर्षक से 1973 में उनकी कॉलेज की पत्रिका ज्योतिर्मयी पत्रिका, जिसके संपादक थे प्रोफेसर गोकर्णनाथ शुक्ल, उस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 1977 में उन्होंने जड़ें मजबूत है शीर्षक से एक कहानी लिखी और इस कहानी का पाठ हरिशंकर परसाई जी के आवास पर किया गया। परसाई जी ने जब इस कहानी को सुना तो राजेंद्र दानी की पीठ थपथपाई और कहा कि अब आपको कहानियां लिखते रहना चाहिए। तो ये जो परसाई जी के शब्द थे, हरिशंकर परसाई जी के, कहीं इन शब्दों ने उत्प्रेरक का काम किया और वे लगातार कहानियां लिखने लगे। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये है उनकी निरंतरता का। बहुत विषम परिस्थितियों में भी मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी रचनात्मकता थी उसको नहीं छोड़ा। उसका कारण ये भी है कि हिंदी कहानी के सशक्त
स्तंभ और बेजोड़ कथा शैली के कथाकार ज्ञान रंजन से जो उनकी मित्रता है, उसने भी राजेंद्र दानी की रचनात्मकता को गतिशील रखा। अपने आत्मकथ्य में राजेंद्र दानी लिखते हैं कि मेरी बेचैनी ही मेरा लेखन। राजेंद्र दानी बचपन से ही आंतरिक रूप से बेचैन रहे हैं। इसकी अनुभूति वे सदा करते रहे, लेकिन मुखरता से अभिव्यक्त नहीं कर पाए। और इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बचपन में संपन्नता का जो अतिरेक होता है वो देखा, और पिता की मृत्यु के बाद विपन्नता को भी देखा। वो लिखते हैं कि जिन हालातों में रहे, पिता की मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों से उन्हें सहयोग मिला, जिसके कारण उनके अंदर प्रेम, करुणा और मानवीयता के भाव जन्मे, और ये भाव उनके सहचर बने। पर जब समाज में वो विसंगतियां देखते थे, विडंबनाएं देखते थे, तब उनके अंदर एक विद्रोह भी जन्म लेता था। लेकिन उन्होंने लिखा कि जो दंत कथाएं होती हैं, उनके नायक की तरह विद्रोह मेरा हिंसात्मक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक संयमित विद्रोह था। और कहीं इसी विद्रोह ने रचनात्मकता का रूप लिया और फिर उन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। अब आप देखिए कि मैंने जिक्र किया कि 1973 में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, और अभी जून 2024 का हंस का अंक आया, और उसमें उनकी एक कहानी आई है, कहने की जरूरत नहीं। इस कहानी पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो निरंतर है, इसमें उन्होंने लगभग 50 वर्षों का कालखंड है, जिसमें उन्होंने एक अपना व्यापक रचनात्मक संसार सृजित किया है। उनकी जो कहानियां हैं, 13-14 संग्रह उनके लगभग प्रकाशित हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि हिंदी की लगभग हर प्रतिष्ठित पत्रिका में उनकी कहानियां प्रकाशित हुई, और प्रकाशित होने के साथ जितना स्वागत पाठकों ने किया, उतना ही स्वागत इन कहानियों का आलोचकों ने भी किया। तो ये पाठकों की प्रिय कहानियां रही। उनकी जो चर्चित कहानियां थी, जैसे जड़ें, भूलने का रास्ता, संपन्नता, पतंग, बाहर का उजाला, एक झूठे की मौत, कछुए की तरह, नेपथ्य का अंधेरा, इस सदी के अंत में सपना, संपन्नता, वुसअत, विखंडन, बाज, दरार, दुनियादारी, लड़ाई, उनका जीवन। और अभी 2023 में उनका एक संग्रह आया, अनविति शीर्षक से। इस शीर्षक से उनकी कहानी भी थी, और उस कहानी से ही उन्होंने शीर्षक रखा। इसकी जो 10 कहानियां हैं, तो 2 उनके उपन्यास आ चुके हैं। कथेतर गद्य की एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा दानी जी का जो व्यक्तित्व, मैंने अभी देखा कि रेखांकन भी करते हैं, नाट्य मंडलियों में भी काम किया है, यानी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। और उन्होंने उनका जो लेखन है, उसमें उनकी जो नैतिक आग्रह है, उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। साहित्य में नहीं तो कई बार होता है कि समझौते हो जाते हैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, लेकिन दानी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उनकी कहानियां गहरे जीवन अनुभवों और संवेदनाओं से बुनी हुई। इन कहानियों में उपभोक्तावाद और भौतिकता की चमक में खो गई इंसानियत, अकूत संपदा के नशे में भुला दी गई संवेदनाएं या रिश्ते, पीढ़ियों के कभी ना पटने वाले अंतराल, और सूचना क्रांति के विस्फोट से विखंडित होती हुई मनुष्य की चेतना, सभी कुछ कहन के एक अलग शिल्प में बहुत ही मार्मिक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कहानी, जिसका जिक्र अभी ललित मोहन जोशी जी ने किया था, कछुए की तरह, यह पहल 48 में प्रकाशित हुई थी। तो बहुत लंबी कहानी, बहुत उसकी केंद्रीय संवेदना पे मैं बात करूंगी कि इसकी जो पात्र है मिसेस जामदार, जिसका परिचय दिया है कि किसी बड़े पद पे हैं और अभी अभी इस शहर में नई नई आई हैं। वे इतनी संवेदनशील है कि अपने बगीचे के फूल ना तो खुद तोड़ती है, ना किसी दूसरे को तोड़ने देती है, लेकिन जब फूल खिल के शाम को बिखरते हैं तो वो दुखी हो जाती हैं कि ऐसा क्यों होता है। कहानीकार ने प्रतीकों में यह कहानी गढ़ी है, कछुए की तरह। अब मैंने पूछा था दानी जी से कि ये कहानी आपने क्यों लिखी, कैसे लिखी, क्या कछुए का मांस सच में बेचा जाता है? तो उन्होंने कहा कि प्रतीक है ये, प्रतीकों में कहानी लिखी गई है। तो मिसेस जामदार जो है वो एक दिन बाजार जाती है, वो देखती है कि कछुए का मांस बिक रहा है, और जमीन पर एक कछुआ है, वो चलते चलते उल्टा हो गया। तो देखा कि वो
उसका मांस अंदर का जो है वो बेच दिया गया है, वो सिर्फ खाली खोखल उसका बचा हुआ है। तो कहीं ये कहानी बताती है कि जो आज के समय में भी यदि देखा जाए तो मनुष्य इसी तरह से जी रहा है। जो मिसेस जामदार का डॉक्टर है वो भी कहता है कि आप ये क्यों भूल जाती, क्या आप भी कछुए की तरह नहीं हैं? मिसेस जामदार जब ये देखती है तो बड़ा सहर उठती है और उनको अचानक से वो अपने बचपन की स्मृतियों में चली जाती हैं, जहां उन्हें याद आता है कि उनके घर में एक मीठे पानी का कुआं था और उस कुएं में एक कछुआ रहता था और उस कछुए के कारण ही उस पानी की निर्मलता बनी हुई थी। तो बाजारवाद ने या पूंजी ने इस तरह से मनुष्य को खोखला कर दिया है, इस तरह से जो अच्छे लोग हैं वो कछुए की तरह हो गए। ये कहानी नव औपनिवेशिक समाज में आए परिवर्तन और शोषण के जो नए तरीके हैं सभी कुछ सांकेतिक ढंग से अभिव्यक्त करती है। मिसेस जामदार जैसे संवेदनशील लोग आज के समय में अवसादग्रस्त हो रहे हैं। कहानी में उनकी जो मनस्थितियां हैं, उनका जो मन है, उनका जो अवचेतन है, उसकी कई घाटियां, कई दुर्गम कगारे दिखाई देते हैं। और एक जो मिसेस जामदार के रूप में जिस महिला का चरित्र गढ़ा है, मुझे लगता है कि हिंदी में ये पहला चरित्र है। और अभी इसके बाद भी मुझे इस तरह की, जैसे लतिका थी, निर्मल वर्मा की कहानी के पात्र, परिंदे की पात्र लतिका, तो अलग तरह की पात्र थी वो। इसी तरह से मिसेस जामदार भी एक अलग पात्र है। कहानी का शिल्प प्रचलित शिल्प से भिन्न है, जिसमें नवीन उद्भावनाएं। फिर उनकी बहुत चर्चित कहानी नेपथ्य का अंधेरा, ये कहानी भी लंबी कहानी है, 20 पृष्ठों में फैली हुई कहानी है। और ये उस समय की है जबकि लोग नई सदी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज से 30-32 साल पुरानी कहानी है। राजेंद्र दानी ने जो समय का परिवर्तन हो रहा था उन आहटों को भांप लिया था वक्त से पहले, कि वक्त किस तरह से बदलने वाला है, कैसे मझोले शहर बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे। और इस मझोले शहर में एक बड़ा अस्पताल खुल गया है, जो ऊपर से लोगों को लग रहा है कि ये अस्पताल तो बहुत अच्छा है, लोगों की, मरीजों की बहुत अच्छी सेवा होगी, लेकिन उसका जो वास्तविक चेहरा है वो इस कहानी में प्रकट हुआ है। अस्पताल में जो डॉक्टर नव अरुण है, जो कि बहुत सुंदर है और सभ्यता का लवादा ओढ़े हुए मुस्कुराते रहते हैं, समाज सेवा के पीछे उनका लक्ष्य दूसरा ही है। तो उनका जो एक शोषक और एक भ्रष्ट चेहरा, खौफनाक चेहरा जो है, जो किसी को नहीं दिखाई देता, वो कहानीकार इस कहानी में सामने लाता है। इस कहानी में दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो पूंजी के प्रकाश जब जगमगाता हुआ एक समाज है, और दूसरी ओर आम आदमी का, गरीब व्यक्ति का जो स्याह अंधेरा है, वो भी इस कहानी में दर्ज है। एक और कहानी जिसकी बहुत चर्चा हुई है, प्राय बहुत सारे आलोचकों ने इस पर लिखा है, ये लंबी कहानी इस सदी के अंत में सपना। ये समाज के डी क्लास के सपने की कहानी है। फ्रैंकलिन जैसा मजदूर है इस कहानी में, जिसका सपना है, जो सपना देखता है, अच्छा सपना आता है, लेकिन ये सपना बार बार टूटता है और कभी पूरा नहीं हो पाता। इस कहानी में जो सांप आया है वो प्रतीकात्मक है, जो मनुष्य की जिजीविषा, उसके स्वप्न और संघर्ष का प्रतीक है। ऐसा पाठक के तौर पे मुझे लगा। अब दानी जी की कहानियां क्या है, कई बार फिसलती हैं, मतलब जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कहानियां नए नए अर्थ देती हैं। मतलब सीधे सरल या एक रेखी ना तो उनका शिल्प मुझे लगता है, और कहानी की कथा वस्तु में भी जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार नए अर्थ उसके खुलते हैं। तो इस तरह से प्रतीकों का विस्तार, फैंटेसी इस कहानी की कलात्मक विशेषता है। और कहानियों पर हम बात करें तो पिता पुत्र के वैचारिक अंतराल पर लिखी कहानी संक्रमण और फर्क, ये श्रेष्ठ कहानियां हैं। संपन्नता, मैंडोलिन, पतंग और भूलने का रास्ता जैसी कहानियों की केंद्रीय संवेदना यही है कि संपन्न और सफल होने के बाद मनुष्य किस तरह से आत्म केंद्रित होकर संवेदनहीन हो जाता है। पतंग कहानी का नरेटर कहता है कि मैं सिर्फ इतना समझ पाया हूं कि जो उसका दोस्त है जिससे वो मिलने गया था, तो वो दोस्त पहचानता नहीं, इतना संपन्न हो गया, इतना आगे बढ़ गया है कि वो अपने दोस्त को पहचान नहीं पाता। तो वो कथावाचक कहता है कि प्रकाश नई दुनिया में बहुत आगे निकल गया और हम बहुत
पीछे रह गए। बड़ा गरीब आदमी कहानी का पात्र गुड्डू, 1 घंटा कहानी का पात्र अशोक साल्वे, पहचान कहानी का ऑटो वाला, बदलाव कहानी का सलीम, ऐसे पात्र हैं जो अंधेरे में प्रकाश की किरण के समान। ये वही लोग हैं जो इस समाज में अच्छाई को बचाए हुए हैं। ये दानी जी की कहानियां मैं देखती हूँ कि तमाम अंधेरों के बाद, तमाम विसंगतियों विडंबनाओं के बाद कहीं वो आशान्वित है कि समाज में बहुत कुछ अच्छा बचा हुआ है, और उस अच्छे को बचाने की कोशिश कहानीकार की भी सतत रही है। एक कहानी इसी तरह की है, बच गए खंडहर। इस कहानी में राजेंद्र दानी ने एक ईमानदार मिठाई वाले की बात की, उसको पात्र बनाया है। तो वो मिठाई की दुकान है जो कि आज खंडहर सरीखी हो गई है, और के आसपास बहुत सारी दुकानें, नई दुकानें खुल गई जो आधुनिक साज सज्जा से लैस है। लेकिन ये जो व्यक्ति है कभी बासी मिठाई नहीं बेचता। तो बच गए खंडहर कहीं मूल्यों के बचने की कहानी भी है। उनकी कहानी मैंने पढ़ी कीड़ा, तो कीड़ा पढ़ते हुए मुझे लगा कि जो उनका उपन्यास आया था जो दिखता नहीं है, मुझे लगा कि जैसे इसी कहानी का विस्तार उस उपन्यास में दानी जी ने किया है। राजेंद्र दानी की कहानियों में प्राय अनेक ऐसे सूत्र वाक्य होते हैं जो गहरी अर्थवत्ता से भरे होते हैं। जैसे उनकी एक कहानी है महानगर, जिसमें एक वाक्य है, उस पर गौर कीजिए आप, कि बड़ों की विराटता जब बढ़ती है तो छोटे और छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे कई सूत्र वाक्य आपको मिलेंगे। उनका जीवन, बाहर का उजाला, पारगमन जैसी कहानियां, और इसके अलावा जो 2023 में उनका नया संग्रह आया अनविति, इसमें 10 कहानियां हैं। इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो कहानीकार की कहानी कला और संवेदनाओं की सघन बुनावट के साथ मानव के अंतर्मन की शिनाख्त और गहरे सामाजिक और मानवीय सरोकार जिस तरह से दानी जी ने विन्यस्त किए हैं, उनको देखकर हम कह सकते हैं कि कहानीकार की कहानियों के कायल हो सकते हैं। अनविति कहानी में जिन बहुत छोटी सी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। ये कहानी जिन बिंबों से बुनी गई है ये कमाल की। अकेलेपन का अवसाद है, एक जो कथानायक है अकेलेपन के अवसाद से जूझ रहा है। लेकिन कहानी जब शुरू हो रही तो उस दिन सुगंधों की बात की गई, फूलों की, बड़े घ्राण बिंब इसमें आए हैं। और मुझे लगता है बिंब और प्रति इतनी कलात्मकता से इसमें विन्यस्त है कि धीरे धीरे हम उस कहानी से जुड़ते हैं। और कथानायक फिर फ्लाईओवर चढ़ रहा है, दानी जी के घर की तरफ भी जब हम जाते हैं तो एक फ्लाईओवर है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो उनके आसपास के दृश्य हैं वो उस कहानियों में, उनकी कहानियों में आते हैं। और वो देखता है कथानायक कि एक लड़की जा रही है और लड़की रोकती है, कहती है कि अंकल आपकी जो स्कूटर है उसका स्टैंड लगा हुआ है, उसको आप ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लड़की रुक जाती है, जब तक कि कथानायक अपना स्कूटर का स्टैंड ठीक नहीं कर लेता तब तक वो खड़ी रहती है। और जब वो आश्वस्त हो जाती है कि हाँ अब ये सज्जन चले जाएंगे, तो वो चली जाती है। कथानायक अचानक से भावुक हो जाता है और उसको अपनी बेटी की याद आती है, जो बेटी आ, 7 समंदर पार दूर है, विदेश में है। उस बेटी को याद करते हैं। तो कहानी में अनविति है, मतलब उस लड़की से उन्होंने अपनी बेटी की अनविति बैठाई है। तो ये कहानी बड़ी खूबसूरत कहानी है जिसमें कि एक तरह से संवेदनाएं जो है वो सुगंध की तरह प्रवाहित हो रही। और कहानियां यदि हम देखेंगे, हंस में जो उनकी प्रकाशित कहानी है, कहने की जरूरत नहीं, इसकी शुरुआत यदि ललित जी 2 मिनट का समय देंगे तो मैं इस कहानी पे थोड़ी सी चर्चा कर लूंगी, क्योंकि अभी अभी पढ़ी कहानी। तो इसकी जी शुरुआत बिल्कुल स्मृतियों गुंजल बिल्कुल। में लिखते हुए कथानायक से। कथानायक जो है वो अपनी स्मृतियों में बार बार जाता है, और ये भी है कि दानी जी बार बार स्मृतियों में जाते हैं। उनकी कहानियों में स्मृतियां आती है, लेकिन स्मृतियां ऐसे नहीं कि हम कह दें कि एक अवसाद की तरह आई, निराशा की तरह आई। वो स्मृतियां उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित
वो स्मृतियों में इसलिए जाते हैं कि उन स्मृतियों में कहीं ऐसा है कुछ जो बचाने लायक है, जो बहुमूल्य है। तो ये जो कहानी है इसमें आप देखिए अपने अभी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। कहानी का जो पात्र है वो अवसाद से भरा हुआ है, स्मृतियों में जाता है, इन स्मृतियों में पश्चाताप है, लाचारी है। कथानायक लेकिन इनसे उबरना नहीं चाहता, उसको लगता है कि नहीं इन स्मृतियों में पड़ा रहे, लेकिन फिर वर्तमान में भी लौटना पड़ता है। लौटना इसलिए पड़ता है कि भाई भूख लगेगी, सब्जी की जरूरत है, तो वो सब्जी लेने जाता है गुलौआ चौक। गुलौआ चौक भी जबलपुर में है। तो वहां पे सब्जी वालों की नोक झोंक देखता है और कहीं वो अवसाद से मुक्ति पाता है, खुश होता है। कहानी केवल इतनी नहीं, कहानी में देखिए राजनीतिक संदर्भ भी आए, विचारधारा की बात भी आई है। स्मृतियों से शुरू हुई कहानी के मध्य में तक तो हमें लगता है कि बड़ी व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन मध्य में आकर राजनीतिक विचारधारा और व्यापक सामाजिकता को भी कहानी समेटती है और संक्रमण की बात करती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कहानीकार अपनी व्यक्तिगत इच्छा को सार्वभौमिकता प्रदान करते हैं। कहानी का नरेटर फिर जब वर्तमान में आ जाता है और एक दिन नींद में कोई सपना देखता है, सुबह जब उठता है तो फिर वो सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ जाता है। सोशल मीडिया ऐसा है कि यदि उस पे चले गए फेसबुक पे तो घंटों घंटों चले जाते हैं। कथानायक भी घंटों गुजारने लगता है और यहाँ बहुत सारे उनके आभासी मित्र बन जाते हैं। मित्रों में लिखा गया है कहानी में कि महिलाएं अधिक हैं, महिलाएं अधिक हैं। आदरणीय रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी, मुझे अभी आपका मैसेज दिखा, आपको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप भी हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपका स्वागत है इस पटल पर। तो ये जो कहानी है ये कहानी में जब फेसबुक वाली बात हो रही तो ये अभी का युग आ गया। तो महिलाएं, वो कहते हैं, कहानी जो कथानायक है वो कहता है कि महिलाएं बड़ी सहजता से मित्रता स्वीकार कर लेती है और इसमें एक महिला है जिसका साथ कथानायक को अच्छा लगने लगता है। वो महिला बड़ी सकारात्मक पोस्ट लिखती है, अपनी फोटो भी डालती है। तो कथानायक ने स्पष्ट किया है कि मेरा कोई उनसे मतलब कोई अनैतिकता वाली बात नहीं है, ऐसा विचार मेरे मन में कभी नहीं आता। वो जो महिला है उनसे बातचीत करके कहीं वो एक हल्कापन महसूस करते हैं, जो उनका अकेलापन है उससे निजात मिलती है। एक दिन वो महिला जिनका नाम है सुलेखा, वो सुलेखा कहती है कि आपने कभी किसी से प्रेम किया? फोन पे चर्चा हो रही है, बहुत समझाते हुए पूछती है कि क्या आपने किसी आवाज से गायब प्रेम हो रही है। किया? अचानक कथानायक फिर अतीत में जाता, देखिए पहले लिखा है कि कहानी में कि अतीत में कोई अच्छी स्मृतियां नहीं थी, लेकिन सुलेखा के इस प्रश्न से फिर वो बहुत उस अतीत में पहुंच जाता है जबकि वो साइकिल चलाया करता था और कोई लड़की जो है, जब वो घंटी बजाते थे साइकिल की, तो कोई लड़की खिड़की पे आके खड़ी हो जाती और शायद वो प्रेम था उन दोनों का गहरा कि आज उसको याद करके कथानायक रोने लगता, बकने लगता है जब सुलेखा कहती कि ठीक है अब मुझे आपसे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई आपके प्रेम की। और आखिर में कहानी समाप्त कहाँ होती है? मुंशी प्रेमचंद के उस कथन से कि जहां मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि प्रेम में जो वो व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता जो रोया ना हो। रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। तो ये कहानी का अंत जो है वो सुखद स्मृतियों से होता है, सुखद अंत है। तो मुझे लगता है कि जो संक्रमण है वो दानी जी की कहानियों का एक बीज शब्द है, क्योंकि आप देखिए हर कहानी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं दो विचारों का या दो भावों का संक्रमण दिखाई देता है। इस कहानी में भी बुढ़ापे का और युवा काल, बुढ़ापा है और कथानायक का, लेकिन युवा काल का जो उत्साह है वो उसका संक्रमण दिखाई दे रहा है। फिर यदि आप देखें कि पुराने और नए का, अतीत और वर्तमान का, तेजी से भौतिकता के पीछे भागती हुई दुनिया जो ठहर के कहीं शांति की खोज चाहती, कहीं आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहती है, तो ये संक्रमण उनकी कहानियों में दिखाई देता है। उनकी कहानियों में यदि हम देखें, जैसे पुराना घर और पुरानी बस्ती, उनकी एक बहुत चर्चित कहानी, इस शीर्षक से उनका कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ है।
तो यदि देखा जाए कि राजेंद्र दानी ने समय के अनेक दबावों को झेला है, अनेक द्वंद्वों में वो उलझे रहे हैं, व्यवस्था की अराजकता को भी झेला है, और इस व्यवस्था के खिलाफ उनके पास सबूत भी है, स्वयं की भोगी हुई स्थिति भी है और अनुभव भी है। पर जो सबूत है वो ना तो उन्हें किसी अदालत में पेश कर सकते हैं, ना किसी से कह सकते हैं, सिर्फ खुद लहूलुहान होते रहते हैं। एक गहरी बेचैनी और एक तनाव उनकी कहानियों में है। जैसा कि मुझे, जब मैं मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ती हूँ, तो जो बेचैनी मुक्तिबोध की कविताओं में है वो उनकी कहानियों में मुझे दिखाई देती पाठक के तौर पर। अनविति संग्रह में मुझे एक कहानी याद आ रही है। अनविति संग्रह में बदले की हंसी, जिसका एक पात्र है ब्रज किशोर, जो कि बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन उसका जो बॉस है वो कम उम्र का है, लेकिन और वो बार बार ब्रज किशोर को अपमानित करता है, बहुत बार अपमानित करता है, और इनको लगता है कि क्या करें, कभी बदला नहीं आवाज लेता है। बहुत कट रही। फिर वो जब रिटायर हो जाता है 5 साल बाद, कथानायक ब्रज किशोर, तो एक दिन सड़क पे बॉस मिल जाता है, बॉस बुलाता है, क्यों ब्रज किशोर, कैसे हो, क्या कर रहे हो? तब वो जाता है और कहता है, गाल पे हाथ फेरता है, और बेटा तुम कैसे हो? और तब वो तिलमिलाता है, बॉस कुछ कह नहीं पाता क्योंकि अब कथानायक रिटायर हो चुका है। वो तिलमिलाता है, अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है, और ये जिसके मन में बहुत दिनों से, वर्षों बरस से बदले की भावना थी कि ये इतना अपमान करता है आदमी, इससे बदला लिया जाए, तो वो हंस रहा है। तो ये बदले की हंसी है। तो इस तरह से यदि समग्रता हम कहें कि राजेंद्र दानी जी एक बड़े कहानीकार हैं। अपने अर्जित, उन्होंने जो शैली अर्जित की है वो खुद की अर्जित शैली है, और भाषा भी उनकी सहज है, भाषा भी स्वार्जित है। पैनी भाषा में कहीं कहीं उनकी कहानियों में बड़े गहरे व्यंग, विट भी उनकी कहानियों में आया है, और पैनी भाषा में स्थितियों और पात्रों को सशक्त और वास्तविक रूप में रचते हैं। भाषा में बिंबों की उपस्थिति अर्थग्रहण में जो है वो पाठक की सहायता करती है। उनकी कहानियों में परिवर्तित समय की एक एक आहट दर्ज है। पूंजीवाद और नव पूंजीवाद की नृशंसताएं, बाजारवाद और उपभोक्तावाद के कारण छीजती हुई संवेदनाएं, सभी कुछ उन कहानियों में व्यवस्थित है। वे अपनी कहानियों में अकथ को शब्द देने वाले एक सशक्त और समर्थ रचनाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललित मोहन जोशी जी। थोड़ा मैंने समय का अतिक्रमण कर लिया आपकी परमिशन से, और आपने मुझे सानिध्य लंदन में मुझे दानी जी की कहानियों पर कुछ कहने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, इतनी सहज, विस्तृत, विश्लेषणात्मक व्याख्या के लिए। और इसने एक तरह से कहते हैं स्टेज सेट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो ये पुस्तक है स्मृति शुक्ल ने जिसे संपादित किया है, कहानीकार के रोशनदान, इसका विमोचन भारत में तो हुआ है। आज हम वर्चुअल माध्यम से इसका विमोचन सानिध्य लंदन से करते हैं। ममता जी के पास भी एक प्रति है, जी और श्रद्धा जी के पास भी एक इसकी प्रति है। तो श्रद्धा जी ममता भी, जी के पास विमोचित प्रति है, ये मेरे पास अच्छा प्रति अच्छा, नहीं है, विमोचित प्रति है। विमोचित प्रति। वाह, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई राजेंद्र जी आपको, और स्मृति जी आपको, ममता जी आपको भी। इससे पहले कि राजेंद्र दानी जी से हम बात करें, मैं चाहूंगा कि तिथि दानी, जो कि उनकी सुपुत्री हैं और अपने आप में एक कवित्री हैं, कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पात, तो मैं पहला मौका तिथि को दूंगा। तिथि, आप क्या कहना चाहेंगी अपने पिताजी के लिए, इतने बड़े लेजेंडरी कथाकार के लिए? मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रखूंगी। जो मैंने पापा के लिए लिखा था उसमें से एक या दो अंश आप लोगों को सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक था, एक संस्मरण मैंने लिखा था कुछ सालों पहले, कि आत्मा हर उस चीज को जिसे वह पाना चाहती है पा ही लेती है। तो एक्चुअली इसकी शुरुआत इस तरह से थी कि कुछ खास तरह का संगीत और कुछ घटनाएं हमारे जीवन में कुछ बेहद खास
व्यक्तियों का प्रतीक बन जाती हैं, ऐसे व्यक्तियों में से एक मुझे अपने पापा लगते हैं। इसलिए जब भी मैं देवानंद का वह गाना सुनती हूँ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को मैं उड़ाता चला गया, तो मेरे मन मस्तिष्क में अपने पिता, जिनको मैं पापा कहकर बुलाती हूँ, की छवि उभरती है। और पिता सभी के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसके लिए भी यह कोई अपवाद नहीं है। मेरा अनुभव मुझे एक गहरा विश्वास दिलाता है कि बचपन में पिता की भूमिका पर्दे के पीछे रहने वाले निर्देशक की तरह हमारा चरित्र और व्यक्तित्व गढ़ रही होती है, और हम एक नखरीले किरदार की तरह अक्सर अंदर से अपनी मनमानी न कर पाने के लिए खींच रहे होते हैं। खैर, ये तो एक बचपन की बात है, लेकिन मैं आपको एक जो उसूलों वाली बात है वो बताना चाहूंगी। सामान्य तौर पर जैसे हमारा बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, इन तीनों स्थितियों में हम पिता के समग्र योगदान को जानते समझते भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि जीवन अपनी आपाधापी चुनौतियों और तमाम तरह के आकर्षणों के साथ हमें सांप समझकर बीन बजाता रहता है। जब हम एक पर्याप्त परिपक्व उम्र, यानी जब अपनों के प्रति संवेदनशीलता हमारे दैनिक चिंतन मनन में शामिल हो जाती है, की पायदान तक पहुंचते हैं, हमारे पास बहुत कम मौके बचते हैं जब अपनी ओर से पिता का कुछ सहयोग कर सके, साथ ही समय और स्थान अनुकूल हो तो सेवा भी। मेरा जीवन और अपने पापा से रिश्ता भी इससे इतर नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जिनमें मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ उनके सृजनात्मक जीवन के बारे में और उससे जो जुड़े हमारे जो किस्से हैं हमारे अपने जीवन के, मेरे और मेरे मम्मी के, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो मैंने मतलब बचपन से पापा को खूब लिखते पढ़ते और साहित्यिक यात्राएं करते देखा। तो गौरतलब हमेशा यही रहा कि पापा बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सृजनरत रहे, जैसा कि शायद अभी स्मृति जी ने भी इस बात को पहचाना। तो मैंने भी इसी बात का संज्ञान लिया है बचपन से। जबकि लोग अक्सर ऐसे वक्त पर निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस संबंधी कोई तनाव हो या फिर घर पर किसी की बिगड़ती तबीयत का मामला हो, पापा अक्सर हमें कोई ना कोई कहानी पूरी करके सुनाते थे, जबकि उन्हें पता था कि उस वक्त ना तो मेरे पास ना मम्मी के पास कोई साहित्यिक समझ हुआ करती थी। लेकिन पापा को यह भरोसा था कि हम एक पाठक की तरह अपनी बेबाक राय देंगे। होता भी यही था। यदि हमें कहीं कुछ दिलचस्प ना लगे या फिर कहानी बहुत लंबी या छोटी लगे, तो हम एक साथ उनको टोक देते थे। पापा हमारी प्रतिक्रिया को संज्ञान में लेते हुए बाकायदा कुछ बदलाव किया करते थे। मैं अक्सर उनके कहानी को दिए शीर्षक के औचित्य से सहमत नहीं हो पाती थी। पापा की एक कहानी जो मुझे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान समझ आई और जिसने मुझे ऐसे झकझोर दिया कि शब्दों में उसे व्यक्त करना बेहद कठिन है, वह कहानी है इस सदी के अंत में एक सपना। शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक सांप और मनुष्य के रिश्ते का आश्चर्यचकित करता वृत्तांत है। मेरी समझ में इस कहानी का फलक बहुत बड़ा है और इसका अभी बहुत लोगों तक पहुंचना बाकी है। और ये कहानी पापा को एक लेखक के रूप में बेहद मजबूत स्थान देती है। मैं अपने पापा की और वह मेरे बहुत बड़े आलोचक भी हैं। मेरी कहानी लिखने के प्रारंभिक दौर में उन्होंने एक कहानी के सिवा, जो परिकथा में कई साल पहले प्रकाशित हुई थी, की सराहना को छोड़कर बाकी कहानियों को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद मैं कहानी लेखन की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, लेकिन इतना समझ गई कि अभी शायद यह सही वक्त नहीं मेरे कहानी लेखन का। यह सब कह रही हूँ क्योंकि बेटी के प्रति निर्मम होकर उन्होंने अपने साहित्यिक सिद्धांतों का निर्वाह किया, जिस बात की मुझे आज खुशी है। आखिरकार मैं समझ गई हूँ कि यह सब मेरी बेहतरी के लिए ही था। अब पापा प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादन सहयोग से जुड़े हैं। इस दौरान उनके कई कहानी संग्रह और एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है। हालांकि अब तो उनके और भी उपन्यास आ गए। ये तब की बात है जब मैंने ये संस्मरण लिखा था।
पापा ने नई दुनिया के संपादकीय पेज पर लंबे वक्त तक कॉलम लिखे थे, जो उनके लिए और पाठकों के लिए भी एक नया अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि 40 वर्षों से भी ज्यादा वक्त लेखन के लिए समर्पित रहकर बिताना और हमेशा साहित्यिक परिदृश्य में बने रहना ही पापा की सबसे बड़ी उपलब्धि और अपने आप में एक पुरस्कार है। मैं जहां भी जाती हूँ, पापा को जानने पहचानने वाले लोग मुझे हर जगह मिल जाते हैं। उनकी सृजनात्मक सक्रियता, संवेदनशील निगाह और बहुत छोटी तुच्छ नजर आती घटनाओं को रोचक कहानियों में तब्दील करने का हुनर ताउम्र बना रहे, और ये सब उनके साथ बिल्कुल एक नशे की तरह रहे, जैसे उनके सिगरेट पीने की लत, जिस पर तमाम दुनियावी दबाव कोई असर नहीं करते। अंत में मैं खलील जिब्रान को उद्धृत करना चाहती हूँ। आत्मा हर उस चीज को जिसे वह पाना चाहती है पा ही लेती है। कभी पापा ने नहीं कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह इसी तरह जीवन दर्शन में विश्वास करते हैं। इसलिए वे किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं, उन्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं, सिर्फ एक बेचैनी है, एक ही जगह ठहरे रहने और कॉफी हाउस की टेबल पर मित्रों के साथ साहित्यिक विचार विमर्श की। और मैं भी चाहती हूँ कि उनकी यह बेचैनी बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिथि। एक बड़े ऑब्जेक्टिव और भावनात्मक के का सम्मिश्रण था, और बहुत ही अच्छा आपने बोला। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो धन्यवाद। राजन जी, अब मैं आपका स्वागत करता हूँ, जी और आपको कुछ बातचीत के लिए मैं चाहूंगा आमंत्रित करूं। और तो सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत यहीं से करूंगा कि आप रेडिंग में हैं, जो कि 3 B's के लिए जाना जाता है। बियर के लिए, बल्ब यानी जो पौधे वाले बल्ब होते हैं, और बिस्किट्स के लिए। और रेडिंग शहर यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। तो और अभी आप यूरोपीय देशों की यात्रा करके भी आए हैं। आपकी जो लेखक की बेचैनी है वो रंग ला रही है यहाँ पर भी, ऐसा लगता है। तो इनिशियली आप क्या कहना चाहेंगे, आप जब से यहाँ आए हैं? देखिए, ये यूके आने का तो मेरा दूसरा मौका है, लेकिन यूरोप की यात्रा मैंने पहली बार की। तो यहाँ की नागरिकता, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो स्वच्छता है, यहाँ जो साफ सफाई है, जो जिसको कहना चाहिए कि सारी चीजें हमें एक मनुष्य के रूप में जैसी चाहिए वैसी अनुकूल दिखती हैं। उससे भी आगे बढ़कर मैंने ये सारी चीजें यूरोप में देखी। नागरिकता, नगर में एक कवि की लाइन थी कि नगर में तुम्हें रहना नहीं आया। तो नगर में कैसे रहा जाता है, ये प्रमुख बात मैंने देखी। और नगर को हम कैसे विकसित करते हैं, हम अपनी सभ्यता का अनुपालन कैसे करते हैं, हम कैसे एक अनुशासित जीवन जीते हैं, जो आ, हमारे लिए जो तयशुदा अनुशासन है, उसमें हम कैसे जीत सकते हैं और उसको कैसे आत्मसात कर लेते हैं कि हमारे कदम जो कि स्वचालित हैं वो कभी गलत नहीं पड़ते। तो ये सब चीजें मैंने अपने देश के बारे में सोचते हुए इनको देखा कि हम लोग अभी सभ्यता की विकास के उस चरण में नहीं पहुंचे हैं जहां ये यूरोप या यूके पहुंच गया है। अब उनके उनके कारणों की जांच का प्रश्न अलग है, लेकिन जो दिखा वो मैंने आपको बताया। तो मेरा इरादा है कि कुछ इन विषयों को लेकर, कम से कम नागरिकता को लेकर, नागरिकता का प्रश्न बहुत मामूली या एक शाब्दिक अर्थों में कह देने वाला नहीं है। नागरिक होने के जब हम सभ्यता के इस चरण में हैं कि हम चांद पर भी पहुंच गए हैं, हम मंगल की भी ओर बढ़ रहे हैं, हमें अंतरिक्ष मालूम है, सारी चीजें हमें ज्ञात होती जा रही हैं, और एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें किसी विमान की जरूरत नहीं होगी, हम स्वयं टेलीपोर्ट हो जाएंगे, यहाँ से हिंदुस्तान से अमेरिका जा सकेंगे, हिंदुस्तान से यूके आ सकेंगे।
ये परिकल्पनाएं अभी बहुत जल्दी जीवित हो उठने वाली और आकार लेने वाली बातें हैं। तो हम उस दुनिया में जी रहे हैं, और उस दुनिया जो हमारी परिकल्पनाओं में है, वहां तक पहुंचने के लिए जो श्रम हमें जरूरी है वो हम कर रहे हैं। तो इन इन सब चीजों की जो ऑप्टिमिज्म है, जो इसका ऑप्टिमिज्म है, वो मुझे इस ओर दिखाई दिया है। जी। इससे पता लगता है कि आप केवल अपने परिवेश के बारे में ही नहीं सोचते, उसी की कहानियां नहीं गढ़ते, जबकि आप बाहर आते हैं तो यहाँ भी आप सक्रिय हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपके जड़ों की ओर, आपके बचपन की ओर। तो मैंने पढ़ा ये इसी पुस्तक में स्मृति जी की, कि आपके पिता शांति निकेतन में पढ़े थे, और उनके असामयिक निधन से आप ज़ाहिर आहत हुए थे, और उसका एक मनोवैज्ञानिक आघात भी आपको लगा था। आपने अपने लेख में ये भी स्वीकार किया है कि आप में हमेशा से एक बेचैनी रही है। ये बेचैनी वैसे तो रचना और कला से जुड़े हर इंसान में होती है। तो आप ये बताइए कि ये क्या आपकी रचना प्रक्रिया के मूल में क्या ये बेचैनी है? और ये भी बताइए कि आपने पहली कहानी कब लिखी थी? देखिए, बेचैनी को तो मैंने अनेक जगह स्वीकार किया है, और वो बेचैनी जो है प्रारंभिक रूप में तो इस तरह से आई कि जब हम पैदा हुए और उसके कुछ ही वर्षों बाद जो बहुत शैशव से लेकर कहना चाहिए युवा काल तक जो हमारे अनुभव थे, जो हमारे अनुभव हुए, उन अनुभवों ने पिता के ना होने से जो परिवार की और कुटुंब की अवधारणा होती थी, उसमें शीर्ष में एक पुरुष होता था, वही नियामक होता था, और अच्छा बुरा वही सोचता था। वो एक अनुशासन अपने परिवार का, अपने घर का स्थापित करता था, और उसपे हम लोग चलते थे। और हम जो छोटे होते थे, वो उन्हीं की वजह से सुरक्षित महसूस करते थे। तो पिता का ना होना मेरे जीवन में बेचैनी से भरा तो था ही, असुरक्षा से भरा ज्यादा था। तो वो जो असुरक्षा थी, वो असुरक्षा एक बेचैन करने वाली प्रवृत्ति में बदलती चली गई, और वो बेचैनी ही अंततः मुझे कुछ लिखने, कुछ पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पढ़ने लिखने का माहौल तो मेरे घर में था ही, क्योंकि पिता उस दौर में शांति निकेतन में पढ़े थे जब रविन्द्रनाथ टैगोर जीवित थे। और जो वो बताया करते थे, वो हमारी कल्पना में, आज तक मैं शांति निकेतन नहीं गया हूँ, आज तक देखा नहीं है शांति निकेतन को, लेकिन उसकी एक काल्पनिक दुनिया में हमेशा देखता रहा हूँ, जैसा कि वो बताते थे हम लोग को, कि वहां तो मुक्तांगन में कक्षाएं लगती थी, वृक्षों के नीचे कक्षाएं लगती थी, प्रकृति दूर दूर तक दिखती थी, प्रकृति को बहुत सहज रूप से पढ़ा जाता था। तो शायद उनके रक्त से, उनकी दृष्टि से अर्जित जो भी उनके अंदर सृजनात्मक दृष्टि रही होगी, शायद मेरे खून में आई, और इस वजह से मैं बाद में कुछ ठीक ठीक बता सकना किसी भी लेखक के लिए बड़ा कठिन होता है। वो ये कह दे कि मुझे इस बिंदु पर या इस घटना पर या इस वक्त पर एक सृजनात्मक चेतना का मेरे अंदर जन्म हुआ, ये कहना बड़ा कठिन है। जी। अ, आपका जो ऐसा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप अंतर्मुखी थे, और इसीलिए आपने रंगमंच में आप एक किसी बिंदु पर रंगमंच में भी गए? क्योंकि मैंने देखा है कि एक अभिनेता जो होता है वो अंतर्मुखी होने की वजह से ही एक्टर बनता है। जैसे आप नसीरुद्दीन शाह को देखें, या बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं दुनिया के, डस्टिन हॉफमैन हैं। ये लोग बहुत अंतर्मुखी हैं, बहुत चुप रहते हैं, इसलिए ये अभिनय में जाते हैं। तो आप किस लिए अभिनय में गए, और साहित्य
मैं पहले आप आए या अभिनय में गए, इसके बारे में थोड़ा हो सकता है रोचक बात आप कहें हमसे। देखिए कि पृष्ठभूमि तो ये है कि आ, इन सारी कलाओं से हमारा पूरा परिवार परिचित था। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था राजनांदगांव में बचपन में, वहां से हम लोग दौड़ लगाते हुए बहुत 1 मिनट की दौड़ में दिग्विजय महाविद्यालय पहुंच जाते थे, जहां मुक्तिबोध उन दिनों हिंदी के अध्यापक हुआ करते थे। तो वो जो महाविद्यालय था, उस महाविद्यालय में हर वर्ष सोशल गैदरिंग होती थी। उस सोशल गैदरिंग जो 3-4 दिन चलती थी, उस गैदरिंग में हम लोग सभी तरह की कलाओं से परिचित होते थे। तो थिएटर भी होता था, गाना भी होता था, क्लासिकल म्यूजिक भी होता था, पोइट्री भी होती थी। तो रोज ही जाते थे हम लोगों की। हमारे हमारे संज्ञान में विधाओं की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हम उस अज्ञात रूप से ही इन विधाओं से परिचित हो रहे थे उस दौर में। हम घर में 4 बच्चे थे। नियम से हम लोगों के बोरे वहां पर जाके जहां हमें बैठना है, हम लोग बिछा दिया करते थे पहले से। वो हमारे लिए रिजर्व हो जाती थी वो जगह कि हम लोग वहीं जाकर बैठेंगे। तो ये सब चीजें कहीं थी। लेकिन इस बीच में ये हुआ कि मेरी एक बहन का विवाह जिन सज्जन से हुआ, वो मेरे जो बहनोई थे वो फिल्म इंडस्ट्री में ही थे, और उनका भी सौभाग्य था कि वो मृणाल सेन से लेके शैलेंद्र तक के सानिध्य में रहे। उन लोगों के लिए काम किया। तीसरी कसम में उन्होंने काम किया, जो बहुत विख्यात और पहली समांतर फिल्म या ऑफ बीट फिल्म जिसको कहते हैं, भुवन शोम, जो दुनिया भर में पुरस्कृत हुई और प्रसिद्ध हुई। भुवन शोम, उसमें मृणाल सेन की फिल्म। था। मृणाल सेन के साथ मेरे बहनाई जो थे वो सहायक थे उनके, जी। और काम किया। उसकी थोड़ी सी शूटिंग मैंने भी भावनगर में देखी थी। एक आध 2 मिनट की शूटिंग टेप होते हुए मैंने देखा था, जब सुहासिनी मूले के शॉट्स थे उसमें, तब मैंने देखा था। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में थी। तो वो मेरे जो बहनोई थे वो जब ये सब चीजें करते हुए मैं उन्हें देखता था, जैसे तीसरी कसम की शूटिंग मध्य प्रदेश में ही हुई। तो वो वहां पर भी मैंने वो शूटिंग देखी, जब मैं मुश्किल से 13-14 साल का था। फिर उसके बाद ये हुआ कि 17 साल की उम्र में जब यहाँ आ, मुझे भी लगता था कि अभिनय करते हुए, और हालांकि शूटिंग देखना एक बोर्डम अभ्यास है, उसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन मेरे मन में कहीं ये रहता था कि मैं भी चाहूं तो अभिनय कर सकता हूँ। इस वजह से मेरे ब्रदरला मेरे वही बहन हुई जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, वो जब लौटकर शहर आते थे जबलपुर, तो वो सक्रिय रहते थे इन सब कार्यक्रमों में। तो एक बार मैंने उनके साथ काम करते हुए कहा कि मैं भी कुछ करूंगा, तो बोले जरूर करो तुम। तो फिर एक अनोखा दहेज नाम का नाटक था, जिसमें मैंने लगभग 1.5-2 मिनट का अभिनय किया। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। तो जो उन दिनों स्थितियां ये थी कि लोग इस तरह से थिएटर में काम करते नहीं थे, लेकिन अगर जो आ गया तो उसको मौके बहुत मिलते थे। ये नहीं कि वो प्रतिभाशाली है इसलिए मौके मिलते थे। मौके इसलिए मिलते थे कि लोग निकलकर इन क्षेत्रों में काम करने के लिए आते नहीं थे। तो मेरी माँ कुछ इस तरह थी कि मुझे पूरी आजादी देती थी, और शायद उनके मन में ये भी था कि बिना पिता के बच्चे हैं तो ये जो चाहें वो करें। तो मैं रात रात तक रिहर्सल में जाता था नाटकों के, और पता नहीं कितने नाटक, मुझे खुद ही संख्या याद नहीं है। शायद मैंने 1971 से लेके 1988 तक
अनेक अनेक नाटकों में काम किया और उस दौर के बड़े नाम के साथ भी काम किया, जैसे बंसी कौल थे। तो बंसी कौल पर दश कुमार चरित जो संस्कृत नाटक था, उसमें हम लोगों ने काम किया। तो इस तरह से लेकिन बाद में मैं मतलब इस बीच में ये था कि मैं लगातार पढ़ता था, खूब पढ़ता था। आप ये समझिए कि प्रेमचंद तो जैसे हमारे सिलेबस में थे, तो प्रेमचंद को तो पढ़ना अनिवार्य था मेरे लिए। और मैं नहीं जानता कि इनके पीछे क्या कारण है, लेकिन मैं बहुत दिलचस्पी से पढ़ता था। तो मैंने सिर्फ उसी दौर में, जबकि मैं सिलेबस में भी प्रेमचंद को पढ़ रहा था, उसी दौर में मैंने प्रेमचंद को लाइब्रेरी से ला लाकर उनके उपन्यास, उनकी कहानियां, तमाम चीजों को पढ़ा। फिर उसके बाद मैं निरंतर पढ़ता रहा। जैसे यशपाल को पढ़ा मैंने, झूठा सच मैंने, आप समझिए कि 16-17 साल की उम्र में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद उनका एक उपन्यास पढ़ा, दिव्या। फिर उसके बाद में चलता हुआ है तो मैं रेणु से परिचित हुआ। तो रेणु के दो प्रसिद्ध उपन्यास, जो मैला आंचल और परती परी कथा, मैंने इन दोनों को बहुत कहना चाहिए कि बार बार मेरे अंदर जो दिलचस्पी थी, मैं नहीं जानता उनके कारणों को, लेकिन परती परिकथा और मैला आंचल मैंने अनेक बार पढ़ा। और उनसे शायद अ, मेरी मतलब उन रचनाओं ने शायद अ, बहुत आंतरिक तरीके से मेरी दिशा तय की। फिर तो उसके बाद जी, बोलिए। नहीं नहीं, सॉरी दानी जी, मैं कह रहा हूँ ये जो दौर था रंग कर्म का और पढ़ने का, स्वाध्याय का, ये अभी आपके लिखने का दौर नहीं था, या आप इस समय लिखने लगे थे? नहीं, मैं नहीं। मैं आपको देखिए कि कोई बहुत सद के मैंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जब मैं पढ़ता था उस दौर में सारिका रेगुलर मैगजीन थी, धर्मयुग, नवनीत, निहारिका और कहानी, ये सब पत्रिकाएं मेरे घर आती थी। कुछ मैं भी यहाँ वहां से लाने लगा था, कुछ मित्र बन गए थे, कुछ अग्रज थे ऐसे जिनके घरों से मैं पत्रिकाएं लाता था, उपन्यास लाता था। तो मैं पढ़ने लगा था इन सब। तो मुझे लगता था कि मैं भी कभी कहानी लिखूं। तो एक बार जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में था, जब मैं शायद 21 साल का रहा हूँगा, तो मैं कल कॉलेज की नोटिस बोर्ड में मैंने देखा कि कॉलेज की वार्षिक पत्रिका निकलने वाली है और उसमें छात्र लेखक अगर चाहते हैं तो अपनी रचनाएं प्रेषित करें। तो देखा मैंने उसको, फिर मैंने 4-5 दिन में एक छोटी सी कहानी लिखी, बहुत रोमांटिक सी कहानी थी। वो मैंने लिखी और उसको मैंने जो ड्रॉप बॉक्स होता था उस समय रचनाएं देने के लिए, तो उसमें मैंने डाल दिया। और मुझे कोई जानकारी नहीं हुई, लेकिन जब वो मैगजीन छपकर आई, तो जब मुझे मिली, तो मैं आपसे बताता हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने घर में आकर दिखाया, तो माँ ने भी मेरी खूब तारीफ की और कहा कि बेटा हाँ, खूब लिखो पढ़ो इसी तरह से। ये कौन सी पत्रिका थी? इसका नाम था ज्योतिर्मयी। जी जी जी। आपको ये भी बता दूं कि उसके संपादक जो थे प्रोफेसर गोकर्णनाथ शुक्ल, ये स्मृति शुक्ल के ससुर हैं, जिनका अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ है। जी जी जी। तो दानी जी, अब अगर चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि और लोग बोलना है, मैं बहुत ही सीमित सवाल आपसे करूंगा। पर मैं जी। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक कहानीकार के रूप में क्या आपकी रचना प्रक्रिया क्या है? जैसे मैं एक फिल्मकार भी हूँ, तो मैं फिल्म को जब एक विचार आता है तो उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे मैं उसको बनाऊं, ये बड़ा पेचीदा काम है। तो आप एक कहानीकार हैं, तो आपका प्रोसेस क्या है? कैसे एक विचार, मान लीजिए कछुए की तरह हम लें, तो कैसे बिल्ड करते हैं आप इसको?
देखिए, कुछ चीजें तो बहुत अंदर से आती हैं और कुछ बाहर से भी मिल जाती हैं। जैसे कछुए की तरह की कहानी को लेकर मैं कुछ व्यक्तिगत अपने बारे में बताना ये चाहूंगा कि उन दिनों मैं गहरे अवसाद में था, और वो जो मिसेस जानदार का अवसाद है, वो शायद मेरा अवसाद है, उसे समझिए, लेकिन मैं उसको बहुत व्यक्तिगत रूप से अभिव्यक्त नहीं करना चाहता था। तो मुझे एक मिथ मिला कि कछुए, और शायद मैं अभी भी नहीं कह सकता कि वो मिथ है या सच्चा है, कि कछुए का गोश्त बेचा जाता है। और यह भी है कि कछुए को अगर पेट की तरफ से काट के उसका ऊपरी हिस्सा निकाल लें, काफी गहराई तक जाकर ऊपरी हिस्सा निकाल लें, जिसमें उसका जो पृष्ठभाग में उसका हृदय है, वो अगर डैमेज नहीं होता है और कछुए को हम फिर से पानी में छोड़ देते हैं, तो वो फिर से ग्रो कर लेता है। अब ये देखिए कि उस दौर में जब मैं इस बारे में सोच रहा था, तो आ, एक राजनीतिक दुनिया में तो मैं जी रहा होता था। मैं शुरू से कमिटेड आदमी हूँ, मैं प्रगतिशील लेखक संघ में रहा हूँ, तो वैचारिक समझ मेरी ग्रो होती जा रही थी। तो मुझे लगता था कि जब मैं नौकरी में आ चुका था, तो अक्सर ये देखता था कि जो डीएनएस अलाउंस हमारा बढ़ता है, वो उतना नहीं होता है जितने की हम लोगों को जरूरत होती। तो इससे मैं मिलाता था कि ये जो कछुआ है, ठीक इसी तरह से ये सत्ता हमसे व्यवहार करती है कि हमारे पेट को, मतलब जो उसका टैक्सेशन है, जो हमको जिस तरह से सत्ता नोचती है, वो निकाल लेती है हमारे पेट की तरफ से वो चीज, और फिर जोड़ देती है, और फिर हम फिर ग्रो करके आते हैं कटने के लिए। तो सत्ता का ये खेल चलता रहता था। तो ये मेरे दिमाग में था, मैंने कहीं उसको डायरेक्ट कभी कोशिश नहीं की कि मैं सत्ता को उसमें रिफ्लेक्ट करूं या उसमें कहीं इंजेक्ट करूं, लेकिन वो बात आई। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं कहा कि उसमें एक राजनीतिक चेतना भी निहित है, ये मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन लोगों ने उसमें से वो सारी चीजें निकाली। हम लोग पिछले 3 दशक में देखते आए हैं कि उदारीकरण ने किन किन, मतलब अगर आप डंकल प्रपोजल्स याद करें तो क्या था उसमें, और भी हमारे सामने जो शर्तें आई है ना, जो सैंक्शन हमको लगे, इन सबको देखें तो आपको पता चलेगा कि पूंजीवाद कैसे ग्रो करता रहे, चलता चला गया। तो वो सब चीजें उस दौर में, शुरुआती दौर में थी, जो मेरे दिमाग में थी। ये कौन से सन में आपने कहानी लिखी थी कछुए का अभी अंदाजन? एग्जैक्ट डेट तो यानी मुझे मतलब याद नहीं। देखिए, एक कहानी ये तो मैंने ये समझिए कि ये थोड़ी 88 और 90 के बीच में लिखी मतलब गई। वो कहानी इस तरह से लिखी हुई है, जो उसका आप जो निहितार्थ बता रहे हैं, जब मैंने उसको अभी पढ़ा 2 दिन पहले, तो मुझे इतनी भयावह कहानी लगी। वो ऐसा लगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री में देख रहा हूँ। तो वो बिल्कुल सच लगी। और इतना उसमें जो जो है कि वो देखती है कि मांस बिक रहा है और कछुए को उल्टा लटकाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है। ये जो आपने अभी रेफर किया कि 90 के दशक के उदारीकरण के बाद जो सामाजिक उथल पुथल हुई है, वो आपकी कहानियों में एक तरह से उपकथ्य है, उसका सब टेक्स्ट है। तो इसका जिक्र पालीवाल जी ने भी किया, सूरज पालीवाल जी आज यहाँ आने वाले थे। तो ये क्या, ये जब आप ये कहानी बनाते हैं, तो क्या आप इसके प्रति सचेत होते हैं, इसको गढ़ते हैं, या ये स्वतः स्फूर्त होता है? नहीं, स्वतः देखिए, एक किसी भी चेतस व्यक्ति के अंदर उसके विचारों का अपना तहखाना होता है ना। और उस तहखाने में बहुत सारी मध्यम रोशनी में बहुत सारी चमकती हुई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे वो अपनी रचना के लिए जो मुफीद होती हैं,
उन चीजों को उठाता है, और वो खुद भी नहीं जानता कि उसके संचय में क्या क्या है। लेकिन वो जब अपनी रचना की सहूलियत के लिए, अपनी रचना को प्रकाशवान बनाने के लिए, अपनी उस दिमागी तहखाने में जब जाता है, तो उसको वो अनुकूल चीजें उसको मिलती हैं। और कभी-कभी ये होता है कि वो कई कई बार जाता है इस खोज में कि वो इस रचना के लिए, जैसे उसकी एक ओपनिंग, अगर एक ओपनिंग मिलती है तो वो बार-बार उस तहखाने में जाता है और उसके लिए एक इबारत ढूँढता है। वो इबारत जो चमक रही होती हैं, वो इबारत जो कहीं ग्रे रूप में है, कहीं चमकती हुई, कहीं लाल, कहीं नीली, कहीं अनेकानेक रंग होते हैं उनके, जिनकी अब इस रहस्य को एक रचनाकार ही शायद समझ सकता है। बावजूद इसके कि दुनिया बहुत समझदार है और पढ़ने लिखने वाले बहुत लोग हैं, और लोग स्वागत करते हैं नए विचारों का, लेकिन ये जो तहखाना है, यहाँ हम जाते हैं, वो भी जाते हैं, लेकिन हमारा तहखाना हम खुद नहीं जानते कि कितना संपन्न है, कितना उसमें अभी भी अनोखी चीजें पड़ी हुई हैं। मैं खुद ही नहीं जानता कि अगली कहानी में मैं कौन-सी ऐसी चीज़ उठा के लाऊँगा जिसका उपयोग अपनी रचनात्मकता के लिए करूँ। आपकी जो कहानी का ज़ाहिर है जो कैटलॉग है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और मैंने कई कहानियाँ इस बीच में जब से मैंने मन बनाया आपसे बात करने का, मैंने पढ़ी हैं। पर मैं अपना लोभ संवरण मैं अपने को रोकना चाहता हूँ क्योंकि हमें 2 वक्ताओं को सुनना है। बस जी, एक एक सवाल मैं आपसे करूँगा और उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि आप अपनी कहानी पढ़ें, अनुमति आप पढ़ना चाहते हैं और उसके बारे में भी बताएँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन-कौन स्मृति जी ने भी बहुत अभी बातें कही आपके बारे में। तो आपसे अगर खुद पूछा जाए तो कौन-कौन सी कहानियाँ हैं, 2 या 3 जो कि आप जिसको आपको वाक़ई ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत परफेक्ट आपने बनाई हैं और क्यों आप उसको रेफ़र करना चाहते हैं? नहीं देखिए ऐसा है कि अ, अपनी लिखी हुई कहानियों पर अपनी धारणा तब जाकर परिपक्व होती है जब जब आप कहते हैं कि कछुए की तरह बहुत अच्छी कहानी, तो हमारा हुँ, भरोसा बढ़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रारंभिक रूप से जैसे कछुए की तरह वो मैं मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही गहराई से अपनी बात उसमें कही और कहने की कोशिश की, और वो उन अनुभूतियों को मैंने प्रकट किया, जिन अनुभूतियों के साथ मैं उन दिनों जीवित था। और मैं आपसे ये भी कह दूँ कि चिकित्सक भी मेरे प्रेरक थे, क्योंकि वो मुझसे जब मैं अपनी भयावह दृश्यों को जब उनसे कहता था, वो नरेट करता था और कहता था कि साहब मुझे ये सब दिखता है, ये सब लगता है। तो वो जो कहानी का अंत है कछुए की तरह, कि डॉक्टर मिसेस जानदार से पूछता है कि ये आपको किसने कह दिया कि आप कछुए की तरह नहीं? आप भी कछुए की तरह हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार है उस स्त्री का, और शायद मेरा भी, क्योंकि मैं उस कहानी का नरेटर हूँ, उस कहानी का लेखक हूँ, शायद मेरा भी है। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी पढ़ें और उसके बाद फिर उसके अगले जी, वर्ग में जाएँगे, जी मैं जहाँ हम शुक्ल जी को सुनेंगे। अ, हाँ। चाहूँगा ममता जी अनुमति दें मुझे, हुँ। आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूँ। जी, जी, पढ़िए। इसका शीर्षक है अन्विति। उन दिनों उसके जाने के बाद का पहला जाड़ा शुरू हो रहा था। निकलता नहीं तो पता नहीं चलता था, पर लंबे अनुभव ने बताया था कि हर मौसम की एक शुरुआती सुगंध होती है। वह कुछ कुछ आने लगी थी। कई गई बरसात से घुलकर आसमान और नीला होने लगा था। मैं निकला नहीं तो कह नहीं सकता,
निकलने से खुद को रोके रह सकता था, पर वह तो खिड़कियों से या यहाँ से या जहां से भी जगह मिले आती थी। हवा के साथ ही सुगंध ने घर में कदम रखे होंगे। मैंने उसकी आगवानी की, पर उसने मुझे विचलित कर दिया। बेचैनी सी होने लगी, पर सच में मैं उस बेचैनी को कई दिनों तक समझ न सका। कारणों को ढूंढता रहा। हर तरह की गति मेरी मंद है, सिवाय आयु को छोड़कर। वह बढ़ रही है। फिक्र थी पहले, पर अब नहीं। रुचि अरुचि का प्रश्न नहीं था, हिम्मत का भी नहीं। कुछ पहले से थी और उसके जाने के बाद आदत ने पूरी तरह से घेर लिया था। खुशियों से मैं काफी पहले मुक्त हो चुका था, उसके रहते रहते ही। जाने के कुछ दिनों पहले ही तो उसने कहा था, खुश भी रहा करो कभी। उसकी चिंता उसके उलाहनों में होती थी। वह बहुत समझदार थी और समझकर कहती थी, और मैं उसकी समझ को समझकर ही खुद समझता था। यह हम लोगों का परस्पर अन्वय था। बहुत जल्दी नहीं मिलता यह 40 वर्षीय प्यार की अनविति थी। मैं उसकी ओर देखकर भी नहीं देख पाया और व्यस्ततावश वह हट गई सामने से। मैं मुस्कुराया, पर दुख है वह नहीं देख पाई कि मैं खुश हुआ हूं। वह इस तरह ही सदा खुश करती रहती थी। वह तो मेरी जीवन साथी थी। मैं स्त्रियों से कभी भी रूढ़िगत रहस्यमयता को नहीं ढूंढता। जटिलता तो रहती होगी। जटिलता को न खोल पाओ तो वह रहस्यमय हो जाती है। हम्म, उसने कर्तव्य बोध से कहा होगा, इसीलिए कि उसके पास अवकाश नहीं रहा होगा। मैं खुश हो रहा हूं यह जताने के लिए उसे आवाज भी लगाई कि सुनो। मेरी आवाज ने उसका भरसक पीछा किया, पर पराजित वापस आ गई। तब भी मैं काफी देर खुश रहा। वह मेरी आखिरी मुस्कुराहट और आखिरी खुशी थी संभवतः। मैंने कहा था कि आघात की तैयारी नहीं थी, और वह अभी तक रहस्य में संक्रमण की चपेट में आकर कूच कर गई। सब कुछ संभव नहीं होता। मैं भी संभव नहीं कर सका। तब से ही दीवानों के बीच रहा आता हूं। वे बोलती नहीं, पर शायद मुझे सुनती रहती है। अपनी उपस्थिति के अलावा किसी भी तरह के दखल का प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। साथ रात रहना हम लोग इतने अंतराल में सीख चुके थे। कैसी विपरीतता है कि अब की बार सुगंध ने मेरे भीतर उमस भर दी। अजीब अनजानी घबराहट सी। ये मेरे और सुगंध के आत्मीय अंतर संबंध से हुआ शायद। मैंने धकेला नहीं खुद को और बाहर निकल आया। यह स्वतः स्फूर्ति थी। बहुत दिनों से तालों की रुकी हुई जरूरतों को पूरा करके मैं अपनी स्कूटर से बाहर आ गया। कम प्रकाश की अभ्यस्त हो चुकी आंखें बहुत देर तक चौंधियाती रहीं। झपकती पलकें रुकती नहीं थी। मैं यादों को समेटे रखता था और उस वक्त भी साथ लेते आया था। मैं खुली हुई जगहों को जैसे भूल चुका था। स्कूटर चल रही थी और मेरी सांसों में सुगंध समा रही थी। वह भी चाहती रही होगी कि मैं भरपूर उसे ग्रहण करूं। जाना देखा हुआ इर्द गिर्द भी अजनबी सा लग रहा था, पर बीती बारिशों ने सब कुछ धोकर रख दिया था। इसलिए सब कुछ साफ सुथरा था, जो पहले शायद नहीं रहा होगा। था कोई नहीं तो किसके सामने खुश होता। बहरहाल सुगंध ने तो इसे जरूर देख लिया होगा। मैं चौड़ी सड़कों पर बेवजह बेझिझक स्कूटर दौड़ा रहा था। मेरे शहर की खूबसूरती का मैं बहुत पहले से कायल रहा। मैं रफ्तार में रहते हुए भी यह देखता रहता था। अब तो इस शहर का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। हरे भरे पेड़ और हमारी पराधीनता के दौर में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई इमारतें और रिहायशी बंगले यहाँ की शान हुआ करते थे। कभी लंबे दौर तक रह सकने वाली चीजों को दफन करती आधुनिकता का चेहरा सभी चेहरों को मिटा रहा था। जो इनके प्रतिरोध में थे वे ओझल हो चुके थे। वैसे भी ओझल हो चुके
समूचे परिदृश्य में ही ऐतिहासिक घटनाएं छिपी रहती है। पर भी जो कुछ था इर्द गिर्द वह मेरा स्वागत करता सा लग रहा था। मैंने पहचाना और समझा इसे तब तक जब हवा ने तेज झोंके मेरे चेहरे पर लगाए। कभी प्रत्यक्ष थे तो थोड़ी दूर, पहले बीती स्मृतियों से मैं बार बार कट रहा था तो जुड़ भी रहा था। यही सोचकर कि घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक आ गए, मुझको दीवारें याद कर रही होंगी। उनमें भय की व्याप्ति हो रही होगी कि मैं लौटूंगा कि नहीं। मेरे लंबे समय से उनके प्रति हो गए लगाव की वजह से यह बहुत स्वाभाविक है। लंबे समय बाद देख रही दृष्टि अब तृप्त होती लग रही थी। सुबह 7 बजे निकला था और 8 बजने को थे। सूरज चढ़ रहा था। देखा और सोचा कि इस 1 घंटे में क्या मिला कि बार बार लौटूं। इसी तरह बाहर आके लौटने के लिए कुछ भी नहीं सूझा। मैंने यू टर्न लिया लौटने के लिए। एक फरलांग बाद 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर था जिसे आते वक्त मैं पार करते हुए आया था। वह पास आ रहा था, उसे लौटते हुए भी पार करना था। ऐसी किसी जगह को पार करना सुखकर होता है तो मेरे लिए भी था। जब स्कूटर मेरी उस पर दोबारा चढ़ रही थी तो मैं निश्चित ही मुस्कुरा रहा हूंगा, क्योंकि चढ़ते ही हवा का एक जोरदार थपेड़ा मेरे चेहरे पर आकर तभी लगा। ऐसे में मुस्कुराहट बढ़ी होगी और बढ़ जाएगी, बिल्कुल पता नहीं था। फ्लाईओवर के चंद कदम पहले एक पान ठेला दिखा। याद आया कि मैं सिगरेट पीना भूल चुका था। मैं पास जाकर रुक गया, स्कूटर के साइड स्टैंड के सहारे उसे खड़ा किया और ठेले वाले से एक सिगरेट देने कहा। उसने मुझे बहुत गौर से देखा। वो पहचानता रहा होगा पर मैं उसे नहीं। कई सालों बाद दिखे बाबूजी। मैंने क्षणांश में उसे देखा भर। उसी की माचिस लेकर सिगरेट जलाई। दिए पर कितने पैसे याद नहीं। ठीक ही दिए होंगे क्योंकि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं स्कूटर तक लौटा और उस पर बैठकर चल पड़ा। मुझे याद नहीं रहा कि मैं कुछ भूल गया। दूसरे तीसरे पल स्कूटर फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी। जो नीचे से दिखता था वह सब फ्लाईओवर के ऊपर से भी दिख रहा था। शहर दूर तक दिख रहा था और उसकी हरियाली भी। और इस शहर में भी गगनचुम्बी गगनचुंबी इमारतें बनने लगी थी जो हरेपन को धक्याने आमादा थी। दूर नहीं पर मैं इनसे दुखी दूसरे नहीं पर मैं इनसे दुखी रहता था। मैंने तब सब और देखा, खुद से कहा अब तो स्थायी दुख है मेरे साथ। जब मैं अपने घर की ओर जाने वाली रास्ते की ओर फ्लाईओवर से उतर रहा था तो अपने साथ जुड़ी सारी बातों को भी अपनी नियति मान चुका था। खुलेपन का उस वक्त शोर बढ़ रहा था पर मेरे लिए नहीं। लौट रहा था इसलिए धीमी रफ्तार में था। अचानक 20-22 साल की स्कूटी चला रही लड़की ने मुझे क्रॉस किया और मुझे कुछ कहते हुए आगे बढ़ गई। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया। वह शायद इसे समझ गई इसलिए आगे जाकर रुक गई। मैं उस तक पहुंचा तो उसने कहा अंकल आपका साइड स्टैंड गिरा हुआ है, उठा लीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैं रुक गया उसके पीछे ही। वह सड़क पर एक पैर टिकाए हुए मुझे देखती रही, फिर आगे बढ़ गई। पर मुझे नाने आने क्यों लगा जैसे मैं मुस्कुरा रहा था और वो देख नहीं पाई, पर वह गई नहीं थी, भ्रम था शायद। वह तभी राहत से आगे बढ़ी जब वह समझ गई कि उसके कहे को मैं समझ चुका हूं, क्योंकि मैंने एक पैर से साइड स्टैंड को ऊपर कर दिया। सड़क सुनसान सुनसान जैसी थी। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सुगंध बेहद तीव्रता से बढ़ती जा रही है। सोचिए, उसे मैंने आवाज भी दी, ठीक वैसे ही, सुनो, पर आवाज वापस आ गई ठीक वैसे ही। पर पता नहीं क्यों और कैसे समुद्र पार बसी मेरी बेटी की याद अचानक सघन रूप से मुझे सताने लगी। मैं अभी भी रुका था और चारों ओर न जाने कैसे मुझे अपनी बेटी ही बेटी दिख रही थी। फिर मैंने उसे अपनी दीवारों को हटाते हुए भी देखा। मैं बार बार निकलने के लिए घर की ओर बढ़ रहा। धन्यवाद। वाह! इतनी अपने सच को इतने आत्म संयम से, नितांत भावुकता से बचते हुए
एक योगी की तरह एक पूरी निष्पक्षता से आपने लिखा। आपको सलाम राजेंद्र जी। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई हम लोग को। इसके बाद मैं अगले चरण में जाता हूँ और हम स्वागत करेंगे राजीव कुमार शुक्ल जी का, जो कि एक चर्चित कवि हैं, कथाकार हैं, अनुवादक हैं और साहित्यिक और सांस्कृतिक समालोचक हैं। आपने आकाशवाणी में लगभग 4 दशक बिताए हैं, राजन जी के निकट रहे हैं। राजीव कुमार शुक्ल जी, आपका स्वागत है। जी आभार। मुझे एहसास है कि मुझे बहुत संक्षेप में बात करनी चाहिए। तो जी, तो बहुत ज्यादा संक्षेप में नहीं। अच्छा, चलिए। धन्यवाद। दरअसल क्या है कि राजेंद्र दानी जी से मेरी दोस्ती उस उम्र की है जो फक्कड़पन की, खिलंदड़ेपन की उम्र होती है। और राजेंद्र दानी दोस्ती में फक्कड़ और खिलंदड़ थे, आज भी हैं, लेकिन अपनी रचना संसार में वो बहुत गंभीर है। और ये बात उस समय भी ध्यान खींचती थी कि अपनी रचनाओं में वो दुनिया की तमाम कड़वाहटों का सामना करते हैं, उन्हें बल्कि खोज खोज के निकालते हैं और उन्हें फिर बरतते हैं, उनसे मुठभेड़ करते हैं। दानी जी के बारे में बातचीत करते समय संयोग से या सौभाग्य से, सौभाग्य ज्यादा सही शब्द है, ममता कालिया जी मौजूद हैं। ममता कालिया जी ने दिल्ली में, जब मैं लंबे अरसे तक रहा आकाशवाणी में काम करते हुए, तो एक गोष्ठी में उन्होंने एक वाक्य कहा जो मुझे बहुत पसंद आया। उसको बहुत जगह मैंने कोट किया है, मैं आज फिर कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लेखक को उस मानसिकता का होना चाहिए कि रोज वो कुछ ना कुछ लिखे। जैसे एक व्यवसायी, एक दुकानदार कहता है कि आज मेरी बोहनी नहीं थी, तो बोहनी होनी चाहिए, तो लेखक को कुछ न कुछ जरूर लिखना चाहिए। दानी जी को मैं इसके लिए सबसे पहले सलाम करूं कि दानी जी के पास किसी शॉर्टकट का रास्ता नहीं था। वो साहित्यिक पृष्ठभूमि इस अर्थ में उनके परिवार की थी, किताबें थी, पत्रिकाएं थी, पढ़ने का संस्कार मिल गया और उसको उन्होंने मांझा, निखारा, आगे बढ़ाया। लेकिन ये है कि उसके बाद की जो लड़ाई थी, और मुझे चूंकि पता है कि उन्होंने नौकरी की शुरुआत या जीविकोपार्जन की शुरुआत काफी संघर्ष के साथ की, बहुत विस्तार में जाने का अभी समय नहीं है। तो जब मेरी उनसे पहली भेंट हुई, तभी से मुझे याद है कि ये बात मेरे सामने स्पष्ट होने लगी। और दानी जी ने लिख लिख कर, लगातार लिखते हुए, यानी उनके इस, मतलब कहता हूं कि लिखने में जैसे हम लोग कलम का मजदूर शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो एक श्रमजीवी की तरह उन्होंने लिखा। और बहुत से लोग हैं, जैसे मैं तो समझता हूँ, मेरी अपनी मान्यता ये है कि प्रेमचंद की भी आप आरंभिक रचनाएं पढ़ें और उसके बाद पाएं, तो प्रेमचंद दुनिया के उन बहुत थोड़े से लेखकों में है जो लिखते हुए लगातार संवरते गए और जिनकी अंतिम रचनाएं उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं। तय बात है कि अगर वो और जीते तो और भी ऊंचाई तक जा सकते थे, यह हम मान के चलते हैं। लेकिन उनका चाहे उपन्यास हम लें, चाहे उनकी कहानियां लें, तो उसी तरह से, बल्कि मैं फिर जिक्र करूंगा कि जबलपुर के ही जिनके हम सब लोग ऋणी हैं, जो हमारे अभिभावक हरिशंकर परसाई जी ने भी लिख लिख कर लगातार अपने आप को मांझते हुए, विचारधाराओं के बीच में यात्रा करते हुए, और अंततः एक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा पर जाकर रुकते हुए, लेकिन उसकी भी आलोचना, उसकी आत्मालोचन और आलोचना दोनों करते हुए। तो राजेंद्र दानी जो है, वो अपनी कहानियों में और उपन्यासों में जीवन की कठिनाइयों, बदलते हुए और बिगड़ते हुए समय, इनको लेकर लिखते हैं। और मैं कहूंगा कि उनकी कहानियों का अगर एक केंद्रीय भाव मुझे लगता है, तो एक कसैली कसैली किस्म की कारुणिकता है, एक कसैलापन है जो स्वाद है उनकी रचनाओं।
और ये कसैलापन एक जरूरी कसैलापन, क्योंकि दुनिया कसैली है, क्योंकि जीवन कसैला है, क्योंकि वो प्रवृत्तियां कसैली हैं जो हमको हाँक रही हैं, और उनसे लड़ने के लिए, उनको सामने लाने के लिए एक कसैलापन, पर साथ साथ वह करुणा है, और वो करुणा बहुत महत्वपूर्ण है। दानी जी की जो कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें से कुछ की चर्चा हो गई है। मैं ऐसी दो कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता उतना, लेकिन दानी जी से जब मेरी बातचीत होती तो मैं उनका जिक्र जरूर करता हूँ, उन्हें कुछ कुछ याद आ गया हो। एक उनकी कहानी शुरू शुरू मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बीच बचाओ। तो उसमें जो चीज थी कि लड़कों में एक तरह के जो बहस झगड़े, और उसके बाद एक शब्द बड़ा लोकप्रिय हुआ करता था हमारे, कंप्रोमाइज, यानी बात हर बार फैसले की हद तक आते आते रुक जाती। धूमिल को याद करिए, क्योंकि चंद सोची सुविधाओं के सामने अभियोग की भाषा चुक जाती। हाँ, तो ये जो धूमिल ने लिखा था, तो ये जो बीच बचाओ शब्द है, किस तरह ये आपको संघर्ष की परिणति तक नहीं पहुंचने देता और घुमा देता है, और तमाम तरीकों से आप उस बीच बचाव में चले जाते हैं। वो एक छद्म है जिस छद्म के हम सब स्वेच्छा से शिकार हो जाते हैं। तो ये मुझे उनकी कहानी बहुत प्रिय है। और दूसरी उनकी एक कहानी जिसका जिक्र उनसे अक्सर मैं बातचीत में करता हूँ, दुनियादारी। दुनियादारी जो कहानी है, वो कहानी एक दफ्तर की कहानी। वैसे दफ्तर के माहौल को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। एक अच्छे रचनाकार के पास गहरी पर्यवेक्षण शक्ति और क्षमता चाहिए, परकाया प्रवेश चाहिए, ये सब सारी बातें हम लोग जानते हैं, तो उन तमाम चीजों के साथ वो चले हैं। पर उसमें जो कथा है, एक संयोग है, दानी जी शायद मुस्कुरा सकते हैं, उसका जो मुख्य चरित्र है जो काफी पिटता है, उसका नाम शुक्ला है। तो और मैं शुक्ला तो नहीं कहता, आपको शुक्ल जरूर हूँ, तो लेकिन शुक्ला ही कहते हैं। तो वो शुक्ला के बारे में दानी जी की देखिए पहली पंक्ति है, और वो बताता है, वो कहते हैं कि शुक्ला पिसा हुआ आदमी था। हम लोग जहां जीवित हैं वहां अधेड़ होते होते आदमी की नियति यही हो जाती। जिस घर में पैसे महीने के पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाते हैं, और साथ साथ बेटियां सयानी होने लगती हैं और बेटे उद्दंड, तो वहां आदमी पागलपन से बच जाता है, यही क्या कम है। एक और जगह दानी जी लिखते हैं, एक इस बल्कि ये उनका दरअसल उनका पहला संग्रह था, उनका जीवन। दानी जी मैं शायद सही कह रहा हूँ, नहीं उनका नहीं, पहला दूसरा कदम था। हाँ दूसरा, हाँ हाँ, पहला संग्रह दूसरा कदम था, ये आपका दूसरा दूसरा संग्रह है, उनका जीवन जी। और इसमें जो पहली कहानी है उसमें भी एक शुरुआत आती है, जिसके अंदर एक जो पहली कहानी है फर्क, उसमें क्योंकि उद्दंड शब्द को मैं चाहूंगा आप याद रखें, वहां जो लिखा कि लड़के उद्दंड होने लगते हैं, कि अक्सर उद्दंड लड़के नौकरी पा जाने के बाद शांत हो जाते हैं, पर न तो मैं खुद को उद्दंड समझता था न शांत हुआ, न उद्दंड समझता था न शांत हुआ। दानी जी का जो कथाकार है, वो उसको बाकी लोग उद्दंड समझे तो समझे, अपने भीतर वो मानता है कि वो एक लड़ाई है जो लड़ रहा है, और वो शांत भी नहीं। दाग दहलवी की वो बहुत मशहूर गजल याद आती है, उजराने में भी है। उसमें एक शेर आता है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये जो हमारा जीवन है जिसमें लगातार ये पसोपेश है, तो बहरहाल उस दुनियादारी कहानी में जो कथा है वो ये है कि वो शुक्ला जी जो हैं वो एक पिटे पिटाए किस्म के आदमी हैं। उनकी ईगो बहुत बुरी तरह से आहत हो चुकी है, आर्थिक संकटों में घिरे रहते हैं। और एक दिन अपने दफ्तर में काम करती हुई एक महिला सहकर्मी जो उनके मातहत है, उसके साथ दफ्तर के किसी काम के तहत ही वो काफी गुस्से से और अंत में चीख पुकार करते हुए उसको डांट फटकार देते हैं, जिससे वो फूट फूट के रोने लगती हैं। और फिर उसके बाद सारे दफ्तर के लोग नाराज हो जाते हैं, इनकी शिकायत होती है और शिकायत बड़े अफसर के पास होने लगती है। अब इन्हें महसूस होता है कि मेरी तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली, और वो भयंकर चिंता और उसमें फंस जाते हैं। साहब बुलाते हैं, साहब कहते हैं कि भाई बताओ क्या हुआ। ये बहुत घबरा चुके हैं, भीतर भीतर हार चुके हैं। कह देते हैं कि साहब मैं माफी मांगता हूँ, इनसे भी माफी मांग लूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती।
साहब को लगता है कि देखिए यहाँ देखिए व्यवस्था के मर्म को पकड़ने की बात है। साहब को लगता है कि अगर दफ्तरों में इस तरह जो अपेक्षाकृत बड़े पद वाला आदमी है छोटे पद वाले के सामने इस तरह घुटने टेक देगा तो मेरे भी पद की का अनुशासन थोड़ा कम हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं अच्छा 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 देखिए इन्होंने कह दिया बात खत्म कीजिए, उस बात को तुरंत वो घुमा देते हैं और घुमा करके फिर वो नाश्ता वाश्ता हो जाए, चाय हो जाए, सब लोग प्रसन्न हो जाए, यानी एक तरह का बीच बचाव फिर यहाँ होने लगता है। और उसके बाद जब सब कुछ शांत होना होता सा लगता है तो वो पूछते हैं अच्छा जो ये शिकायत इनकी लिख कर की गई है उसको फाड़ दिया जाए कि रहने दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो सब लोग कहते हैं साहब मामला खत्म हो गया, आप इसको फाड़ दीजिए। तो साहब उसको उठाते हैं, फिर कहते हैं फाड़ देंगे, ऐसी क्या जल्दी, कुछ दिन इसे मेरे पास रहने दी, और वो अपनी ड्रॉर में से डाल देते। और अंत होता है कि शुक्ला की दुश्चिंता फिर शुरू हो गई। तो ये जो दुश्चिंताओं से दुश्चिंताओं का सिलसिला है जो हमारे जीवन की एक शर्त है, खासतौर से निम्न मध्य वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग को मैं ज्यादा सटीक नहीं हुआ। जिस तरह राजेंद्र दानी ने बहुत डूब के तकलीफ के साथ उसे महसूस किया है और बयान किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए मैं समझता हूँ, अच्छा इसके बाद इनके आप उपन्यास पर भी जब आए तो उपन्यास, जो दो उपन्यास हैं, जो दिखता नहीं और जिसका अंत नहीं, और आप देखें कि दोनों में जिस जो से शुरू होता है और नहीं पर समाप्त होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक चलती हुई खोज है, जो दिखता नहीं उसको देखे जाने की तलाश जारी है, और जिसका अंत नहीं उससे साक्षात्कार करना होगा। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र दानी अपने खुद के संघर्ष, जद्दोजहद, जटिलताओं और दुश्चिंताओं से जूझते हुए अपना स्वर, अपना वैभव अर्जित करने वाले हमारे महत्वपूर्ण कथाकार हैं। और उन्होंने हिंदी कथा संसार को, भारतीय कथा संसार को, विश्व कथा संसार को महत्वपूर्ण कृतियां दी हैं, आगे और देंगे, इसका पूरा भरोसा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब शुक्ला जी, बहुत ही आपने इतने आत्मीय अभिव्यक्ति की, इसके लिए आपका आभार। और अनछुए पहलुओं का आपने पकड़ा, जो कि वेरी इनलाइटनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि आज हमारे बीच श्रद्धा श्रीवास्तव जी भी हैं, जिनकी पहचान एक कहानीकार के रूप में है। इसके अतिरिक्त ये समीक्षक भी हैं। दानी जी के हाल में आए उपन्यास जिसका अंत नहीं पर अपना वक्तव्य देना चाहती हैं, और लड़ाई कहानी भी इनकी पसंदीदा कहानी है। श्रद्धा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ललित जी आपका बहुत बहुत आभार इस मंच से मुझे जुड़ने के लिए, और सभी को नमस्ते। तो राजेंद्र दानी जी का जो नया उपन्यास आया है जिसका अंत नहीं, ये दरअसल राजनीति की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक छोटा सा उपन्यास है, नॉवेला है, जिसमें यथार्थ आता है, लेकिन यथार्थ बहुत ही कलात्मक तरीके से आता है। और जो जैसा कि बात हो रही थी, इस उपन्यास में जो प्रतीक हैं, जो रूपक हैं और जो फैंटेसी है, वो उनको समकालीन कथाकारों से एकदम अलग कर देती है। उनकी रचनाओं के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को वो साबित करना चाहते हैं, या इस तरह से पाठकों को बताना चाहते हैं कि देखो, राजनीति बहुत जरूरी है। राजनीति जो है वो सब कुछ तय करती है। आप गैस सिलेंडर का दाम क्या होगा, आपके बच्चों के स्कूल की फीस क्या होगी, सब कुछ राजनीति ही तय करती है। और हम राजनीति जो है उससे वो प्रतिबद्धता जो है, वो एक किसी सर्जन धर्मी के लिए होना, उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है समाज के प्रति, वो बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो किसी भी बोर्डम के साथ नहीं आता, और पाठक जो है वो उसको बहुत पसंद करता है। तो ये जो जैसे कि बात हो रही थी कि उनकी उनकी उनका ये शिल्प है कि उनकी कहानी, उनके इस उपन्यास में भी एक बहुत महीन महीन रेशा है, और वो कैसे
खुलता जाता है, वो देखना जो है बहुत ही रोचक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आज का जो दौर है वो एक भौतिकता का दौर है, एक गला काट प्रतियोगिता है और एक आडंबर के आवरण में हम जी रहे हैं। यहाँ पे मुझे एना एरेंट की एक थ्योरी इस उपन्यास को पढ़ते हुए लगातार मेरे साथ चलती है, दुष्टता का साधारणीकरण। तो इस तरह का हमारा समाज हो गया है, दुष्टता मतलब पता ही नहीं चल रहा है। अब आप देखिए, जैसे इस उपन्यास का जो नायक है विपत लाल स्वर्णकार, उसका ग्राफ कैसा है, मतलब उसका जो चरित्र का विकास कैसा है। शुरू में दिखेगा अरे ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत विनम्र है, बहुत आदर्शवादी है। तो वो इस चीज को स्थापित करते हैं कि कितना ईमानदार है, कितना काबिल है, कितना अनुशासन प्रिय है। ईमानदारी तो उसके अंदर एकदम कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन वही पात्र जो है वो किस तरह से विपतलाल स्वर्णकार के अंदर जो महत्वाकांक्षा है, जो आगे बढ़ने की, या कह सकते हैं वो उसको कैसा बना देती है। मतलब एक एक वो वहां तक पहुंच जाता है कि वो इतना अकेलापन झेलता है कि उसकी पत्नी तक भी उससे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, उससे बहुत दूर हो गई है। और उसका हश्र क्या होता है। लेकिन इसके पीछे मुझे हमेशा ये लगता है कि बेचारा विपतलाल स्वर्णकार वो बहुत भ्रष्टाचार करता है, बहुत दुष्ट है, लेकिन उसके बाद भी उसके चितरंजन जो है, जो राजनीतिक पार्टी का नेता है, वो उसका जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं जो है हम हमको मतलब उस पर ज्यादा गुस्सा आता है। तो एक शोषण का जो लेडर बना हुआ है इस उपन्यास में, विपतलाल स्वर्णकाल जो बिजली ऑफिस में अधिकारी है बहुत बड़ा, फिर उइके उसके नीचे है, फिर सीतारमण है जो यूनियन का नेता है, और फिर मांगी लाल और भीकम जैसे लोग हैं, क्लर्क हैं, वकील हैं। तो ये सब जो एक परत दर पदर मतलब, और जिस तरह से वो इसका उल्लेख करते हैं, जिस तरह से वो कथानक बुनते हैं, वो जो है बहुत ही पढ़ने मतलब एक सिटिंग में ऐसा लगेगा कि आप इसको पढ़ते ही जाएं। तो मैं बात कर रही थी कि इसमें उन्होंने जो विपतलाल के माध्यम से एक फैंटेसी और एक रूपक और एक प्रतीक जो जोड़ा कि उसकी पूंछ उगाई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध याद आता है, नाखून बढ़ते हैं। तो उसी तरह से पूंछ उग आना जो है वो किस तरह से प्रतीक के रूप में आती है कि वो पूंछ जो है उसी को दिखती है जो उसके जिससे उसका मतलब सद जाए। तो जो लिप्सा, लालच और जो महत्वाकांक्षा है, मतलब उसके लिए ऐसा मतलब प्रतीक इस्तेमाल करना, बात ही हो ही रही थी। बहुत ही कहना चाहिए अचरज में मतलब मुझे डालता है। और जिस सहानुभूति के साथ वो पात्रों को रचते हैं, तो ये वास्तव में जो जीवन को देखने की जो दृष्टि है, जो उनके अनुभव है, उससे ही आता है। सब कुछ मिला करके बहुत ही अभूतपूर्व ये लगता है। और ये भी देखने बात है कि एक हमारे आसपास ही हम देखते हैं कि एक बहुत साधारण सा आदमी जो है वो कैसे इतना बड़ा अपराध कर जाता है, और कैसे वो उलझ जाता है, कह सकते हैं। और यहाँ ये जो ऐसा समय है, ये राजनीतिज्ञों के लिए बहुत ही लाभदायक, या कहना चाहिए बहुत ही ऐसा समय होता है, क्योंकि जब हम जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अपना पब्लिक स्पेस छोड़ते चले जाते हैं। तो हमको चिंता नहीं है कि जो भी हो रहा है होने दो। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने लाभ के बारे में, अपने कार्यों के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का जो उनका कथ्य वो उठाते हैं और उस कथ्य को जिस शिल्प में ढालते हैं, वो मुझे बहुत अनूठा लगता है। और वास्तव में जो राजनीति आज इस समय है, जो फायदे की राजनीति हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि एक जरूरी पाठ की तरह पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हम ये समझें कि राजनीति क्यों जरूरी है, राजनीति का पाठ क्यों जरूरी है सबके लिए। तो राजनीति
को ही लेकर के मैं उनकी लड़ाई कहानी का भी अक्सर जिक्र करती हूँ कि ये जो उनकी लड़ाई है, जो उसमें बहुत अच्छे पिता और पुत्र का जो संवाद है, वो वास्तव में हमारे समय से मुठभेड़ करता है। और पिता की यही चिंता है कि अच्छा खासा कमा रहा है बेटा, तो उसको कोई 8,000 के जूते खरीद सकता है, महंगी फीस दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, डॉक्टर की फीस दे सकता है, लेकिन वो उससे लड़ नहीं रहा, सिस्टम से नहीं लड़ रहा, उसके प्रति वो इतना ऐसे कैसे आंख मूंद करके कोई रह सकता है। तो इस मंच से आज इतना ही। वाह, क्या बात है श्रद्धा जी, आपने इतने क्लिनिकल ढंग से विश्लेषण किया कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। बहुत ही आई रियली लाइक्ड इट। और मैं देख रहा था दानी जी के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सराहना कर रही थी। तो हम्म। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब मैं आता हूँ ममता जी पे। ममता जी, आपके इंतजार इतने सहनशीलता के साथ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और ममता जी के बारे में क्या कहा जाए, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, निबंध में, कविता में, पत्रकारिता में, सभी में हस्तक्षेप रखती हैं पिछले एक तरह से 7वें दशक से। तो ममता जी, आपका स्वागत है और आप अपनी बात कहें। हाँ ललित मोहन जी, मैं कहूँगी ये बड़ा ही एक यादगार सत्र आपने आयोजित किया। कभी कभी किसी रचनाकार को इतना फोकस मिल पाता है। और राजेंद्र दानी जी, जैसा मैं जानती हूँ उन्हें, पिछले 35-40 साल से पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, व्यक्ति चैन आत्मा है, हमेशा बेचैन जो उन्हें देखा पर इतने विस्तार से इतने ऐसे तो बौद्धिकों को ढूंढा जिन्होंने, ये बात बहुत अच्छी है कि आप इतनी शोधपरक तरीके से इस कार्यक्रम को कर सके। उनके बारे में स्मृति शुक्ल ने विस्तार से न केवल अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी बहुत सारगर्भित तरीके से बात की। फिर राजीव शुक्ल जी और खुद राजेंद्र दानी जी के साथ आपकी जो बातचीत थी वो बहुत ही प्रकाश डाल रही थी उनके लिखने की प्रक्रिया पर भी और उनके सोचने की प्रक्रिया पर भी। क्योंकि राजेंद्र जी इस आत्म प्रचार के युग में शायद सबसे निशब्द किस्म के रचनाकार हैं। वो कभी भी अपने बारे में बोलना ना तो पसंद करते हैं और ना मैंने कभी उनको बोलते देखा। आजकल तो लोग अपना ढोल खुद पीटते हैं और राजेंद्र जी इससे अलग है। हर्ष वास्तव में उनके रचनाकार होने के सरोकारों को पर बहुत अच्छी रोशनी डाली। और वाकई में आज का ये कार्यक्रम आपने एक रोशनदान बना दिया है, बहुत अच्छा है। और मैं राजेंद्र दानी जी को बहुत बधाई देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो वहां बैठकर भी कुछ लिखेंगे, क्योंकि वो बड़े धीमी गति के रचनाकार हैं। उन्होंने लिख लिख कर इस तरह से ढेर नहीं लगाया जैसा कि लेखकों का होता है कि 70 किताबें लिख दी, 80 किताबें लिख दी और अपना सारा कूड़ा करकट भी किसी न किसी रूप में प्रकाशित करवा लिया। वो इस तरह के नहीं है। उनके अंदर कोई जल्दबाजी में नहीं देखती हूँ, शायद इसलिए कि वो थिएटर से भी जुड़े रहे हैं और वो अन्य काम भी करते रहे हैं और वो एक ऐसी जगह में बड़े हुए हैं जहाँ बड़े बड़े रचनाकार रहे हैं और वो सब बड़े गंभीर हैं। मुक्तिबोध को ले लें आप, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को ले लें, हरिशंकर परसाई को ले लें, तो ये जो उनकी पृष्ठभूमि है वो अपने आप में एक गंभीरता का निर्माण करती है और उन्होंने उसको बरकरार रखा है। ज्ञान रंजन जी ने भी अपने केवल एक पृष्ठ के वक्तव्य में उनकी सब खूबियां बताई हैं हम लोग को। और आज आपने इतना लंबा सेशन कर कर वाकई में उनके प्रति बहुत अन्याय भी किया है और साथ में उस अन्याय को भी दूर किया है जो वक्त ने उनके साथ किया। क्योंकि लोग ये करते हैं
कि जो पृष्ठभूमि में रहता है उसको और पीछे धकेलते चले जाते हैं, और वो इसकी शिकायत नहीं करते हैं। वो अंदर से व्यग्र रहते हैं, लेकिन वो कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करते। ऐसे अलक्षित रहने वाले, अपनी बाय चॉइस अलक्षित रहने वाले रचनाकार को आपने फोकस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सबको, नमस्कार मेरा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ममता जी, आपको बहुत बहुत आभार। आपने इतने अच्छा, संतुलित और नमस्कार। सारगर्भित ढंग से इतनी बड़ी बात कही, और मेरे लिए जो आपने तारीफ की उससे मैं बहुत गदगद हूँ। और इसका श्रेय मैं सबको देता हूँ जिन लोगों ने इसमें मेरी सहायता की है, और स्मृति जी ने और हमारे दोस्तों ने। और इसलिए बिना समय गवाए मैं शिवकांत जी, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं सानिध्य के, और खुद बहुत बड़े लेखक हैं और बहुत अच्छा अध्यक्षीय जिम्मेदारी भी निभाते हैं, कि उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। शिवकांत जी। धन्यवाद ललित भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। काम आज और आसान कर दिया है ममता जी ने। सब ने तो जो योगदान दिया उसका जिक्र उन्होंने पहले ही कर दिया, तो मेरे लिए कहने को कुछ खास बहुत बचा अच्छा लगा सबसे मिलके। नमस्कार। नहीं। मैं मतलब अनविति खास तौर पर सुन के बहुत प्रभावित हुआ। मैंने बहुत कहानियां नहीं पढ़ी हैं दानी जी की, लेकिन उसको पढ़ के या एक दो कहानियों पर मेरी नजर और गई। संपन्न है, पहल है, और खासकर इस सदी के अंत में एक सपना। इस सब को पढ़ के मुझे लगता है कि वो एक तरह से मानसिक अंतर्द्वंद्वों के कहानीकार है। मतलब अगर आप कविता के द्वंद्वात्मक बिंब जोड़ दें तो बिंबमाला जैसी वो तैयार कर देते हैं। उनकी कहानी पढ़ने में हमें कहानी के साथ साथ कविता का भी आनंद आने लगता है कहीं कहीं। और बाकी तो वैचारिक साफ कोई है ही। वामपंथी साहित्यकारों के बारे में एक बात ये कही जाती है कि कहीं कहीं वो वैचारिकता बहुत ज्यादा हावी हो जाती है और पंफलेट। एक मिनट। लेकिन जिस सफाई से और जिस कलात्मकता से दानी जी अपनी बात कहते हैं, तो वो मुझे लगता है अनुकरणीय है। वो अपने आप में अनूठी उनकी शैली है, जिसके बारे में शुक्ला जी ने बड़े अच्छे शब्दों में उसका विवरण किया, उसको बताया। तो आज की इस सभा को अनुग्रह करने के लिए मैं ममता जी के अलावा बाकी सभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी तो सभा में जो लोग हमें सुन रहे थे, भाग ले रहे थे, सबसे बड़े वो हैं, इसलिए सबसे पहले उनका धन्यवाद। जल्दी ही हम इस तरह की अगली सभा भी करेंगे। मुझे लगता है ललित जी के दिमाग में कुछ न कुछ होगा ऑलरेडी। तो बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। एक तो आपका मतलब विदेश में रहते हुए खुद को इस तरह से आकलित होते देखना, और आपके द्वारा मुझे इतना श्रेष्ठ स्थान देना, इन सब चीज के लिए मैं सबका आभारी हूं। और इस पूरे पैनल में शामिल सारे लोगों के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से जिस तरह से ममता जी ने मुझे रेखांकित किया, और न केवल मेरी रचना बल्कि बहुत कम शब्दों में मेरे व्यक्तित्व के बारे में, और मैं जो कुछ कर सका हूं और जो हूं उसके बारे में बहुत उजागर होके अपनी बात कही। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत आभार।